Hello, my shimmering stars. I welcome you all to this amazing platform of CVT वाला. तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं योर न्यू चैप्टर दैट इज पॉलीमर्स. आई वेलकम यू ऑल टू योर सफल 2.0 बैच और मुझे लगता है आपकी तैयारी सीवीटी के लिए बहुत ही अच्छी जा रही होगी. अब इस चैप्टर की अगर मैं बात करती हूँ दैट इज पॉलीमर्स, तो बहुत ही ज्यादा डिमांड थी इस चैप्टर की भी. मैम फटाफट से पॉलीमर्स चैप्टर लाइए बिकॉज दिस चैप्टर इज अ बिट थ्योरेटिकल ऑल्सो और यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलेंगे. हम यहाँ पे बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं भी व्हाट इज पॉलीमर, व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स और फिर हम इन डेप्थ पढ़ेंगे अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स जहां पे हम बहुत सारे ढेर सारे एग्जांपल्स लेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे. तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगी स्टूडेंट्स, प्लीज ओपन अप योर एनसीईआरटी बुक्स विद यू. व्हाई? बिकॉज जब हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे तो हर पॉलीमर के रिगार्ड में मैं आपको बताऊंगी भी इसके यूजेस क्या हैं. तो देयर आर सम यूजेस व्हिच आई वांट यू पीपल टू डू फ्रॉम एनसीईआरटी डायरेक्टली. भी बेटा ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसे मार्क कर लो. बेटा ये एनसीईआरटी में से आपको पढ़ना है, यूजेस इसे मार्क कर लो क्योंकि आपको इसको थ्योरी बेस्ड पे भी देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. आज जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे वो मोल्ड कर सकता है ना. और सभी स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए आप कोई रफ शीट ले लो, कोई प्लेन शीट ले लो. सभी स्ट्रक्चर्स में चाहूंगी एनसीईआरटी में ना टिक लगा करके खुद से ड्रॉ करोगे तो बहुत इजीली पहली बारी में ही तुम्हें ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना. तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर पॉलीमर. आई शौर्या ग्रोवर वेलकम यू ऑल टू योर सफल 2.0 बैच. ठीक है, चलो अब बात करी जाए हमारे इस चैप्टर की तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड इज लाइक हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट चैप्टर ही फिनिश कर देंगे, है ना. कंप्लीट चैप्टर को हम वाइंड अप कर देंगे दैट इज योर पॉलीमर्स. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक से भी. भाई पॉलीमर होता क्या है मैम, हम पॉलीमर को किस तरीके से डिफाइन करते हैं मैम. व्हाट डू यू रेफर टू एज पॉलीमर. पॉली का मतलब क्या होता है. पॉली का मतलब बेटा होता है मेनी, बहुत सारा, है ना. बहुत सारे को हम बोलते हैं पॉली. ठीक है जी मैम. तो हम यहाँ पे यही बोल रहे हैं भी अगर हम ग्रीक लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो ये ग्रीक वर्ड है पॉलीमर, जिसमें पॉली का मतलब तो मैंने आपको बता दिया मेनी और मर का मतलब क्या होता है, एक पार्ट या एक यूनिट. जब आप बहुत सारे यूनिट को ज्वाइन कर देते हो तो वो पॉलीमर बन जाता है ना. बहुत सारे यूनिट्स को असेंबल कर देते हो. अब वहां पे ये भी हो सकता है आप उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हो, यानी कि वहां पे आप कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कर रहे हो, या फिर आप डायरेक्टली उन्हें ऐड कर रहे हो दैट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमर बन रहा है ना. तो वो डिपेंड करता है भी कौन से टाइप के पॉलीमर्स बन रहे हैं. या तो आप कोई मॉलिक्यूल का रिमूवल कर रहे हो या आप डायरेक्टली मॉलिक्यूल्स को ऐड कर रहे हो, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. लेकिन पॉलीमर बन कैसे रहा है, पॉलीमर बन रहा है उनके यूनिट्स को जोड़ने से, है ना. तो किन यूनिट्स को जोड़ते हैं भी पॉलीमर बन जाता है, तो मोनोमर से पॉलीमर बनता है. मोनो मींस अ सिंगल यूनिट और पॉली मींस मेनी यूनिट्स, राइट एवरीबॉडी. तो मोनोमर्स को आप ज्वाइन करिए, या तो डायरेक्टली ज्वाइन होंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे प्रोसेस होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन का, या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करवाओगे, मतलब कोई ना कोई मॉलिक्यूल का रिमूवल करवा के वहां पे उसे ऑब्टेन करोगे. उससे हम क्या करते हैं, पॉलीमर्स ऑब्टेन करते हैं, राइट एवरीबॉडी. तो ये ग्रीक वर्ड है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया है. इनको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं. मैक्रोमोलिक्यूल्स क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि पॉलीमर्स में आप देखो ढेर सारे मोनोमर्स जुड़ करके पॉलीमर बना रहे हैं, है ना. यानी कि इनका जो मॉलिक्यूलर मास होने वाला है स्टूडेंट्स वो बहुत ज्यादा होने वाला है ना. इनका जो मॉलिक्यूलर मास है बेटा वो क्या होगा, हाई होगा. मैं एमएम जो यहाँ लिख रही हूँ ये मॉलिक्यूलर मास शब्द के लिए लिख रही हूँ, ठीक है. अब इसीलिए से मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कहा जाता है. यूजुअली अगर हम मास को देखते हैं तो 10 की पावर 3 से 10 की पावर 7 म्यू होता है, ठीक है. इतना ऑब्जर्व किया गया है. तो यहाँ पे फर्दर देखें विच आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग अ रिपीटेटिव स्ट्रक्चरल यूनिट ऑन अ लार्ज स्केल. अब ये जो रिपीटेटिव स्ट्रक्चरल यूनिट है, रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट या रिपीटेटिव मैं वर्ड यूज करूं तो ये कहने का मतलब क्या हुआ, आप बार बार किसी को जोड़ रहे हो, है ना. बार बार एक यूनिट को जोड़ रहे हो. किस यूनिट को जोड़ते हैं मैम, मोनोमर को जोड़ते हैं, है ना. किस यूनिट को जोड़ते हैं, मोनोमर को जोड़ते हैं एक लार्ज स्केल पे, तब हमें जाकर के पॉलीमर मिलता है. हाँ जी मैम. द रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम सम सिंपल एंड रिएक्टिव मॉलिक्यूल, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, जिसे बोलते हैं मोनोमर्स, है ना. और ये एक दूसरे से कैसे लिंक्ड होते हैं, दे आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय विच बॉन्ड बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है मैम, कोवेलेंट बॉन्ड होता है जहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है. कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है बेटा, जहां पे आपको शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं, है ना. जहां पे दोनों एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देकर एक सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, है ना. ठीक है मैम.
द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम रिस्पेक्टिव मोनोमर, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? पॉलीमराइजेशन बोला जाएगा। तो आपको बेसिक चीजें मैंने बता दी है। व्हाट इज मोनोमर? अ रिपीटेटिव यूनिट जिसको रिपीट करने से पॉलीमर बनता है। पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर होता है मैम व्हेन ऑल द मोनोमर्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, एंड ऑन रिपीटेशन इट क्रिएट्स व्हाट? a molecule which has a high molecular mass which is macromolecule in structure, है ना, जो कि पॉलीमर होता है और इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो ये एनसीईआरटी की हाईलाइट मैं यहाँ पर लेके आई हूँ आप सभी के लिए और छोटी छोटी बेसिक बातें मैंने आपको बताई हैं। मैं चाहूंगी सभी बच्चे इसको अच्छे से लिख लें, सभी बच्चे अच्छे से लिख ले। इन शॉर्ट इसको ऐसे करके भी लिख लेना, मोनोमर से क्या बना रहे हो बेटा? पॉलीमर बना रहे हो, ताकि ना आप जब रिवाइज करो तो आप ना जो आपने लिखा है उसको पढ़ते ही ना उस टॉपिक को आगे कर दो। शॉर्ट में अपनी भाषा में लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो जो आपको समझ आती है, ठीक है। नोट्स वो बनाओ जो आपको समझ आते हैं, ना कि किसी और को समझाने के लिए नोट्स बन रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं बेटा इसकी क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं पॉलीमर्स की बेस्ड अपॉन द सोर्स, पहली क्लासिफिकेशन हम किस में कर रहे हैं मैम? पहली क्लासिफिकेशन हो रही है बेस्ड ऑन सोर्स। सोर्स के बेसिस पे हम इसे 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं मैम। क्या 3 कैटेगरीज है जिसमें इसमें हम क्लासिफाई करते हैं बेटा? पहला होता है नेचुरल पॉलीमर, पहली क्लासिफिकेशन क्या आती है मैम? नेचुरल पॉलीमर आती है। दूसरे की बात करती हूँ तो दूसरा आता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। क्या आता है? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर आता है। और तीसरा आपका आता है बेटा सिंथेटिक पॉलीमर्स। तीसरा क्या आता है? सिंथेटिक पॉलीमर्स। तीनों को पढ़ते हैं एक बारी, समझते हैं एक बारी। पहला है नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर का मतलब क्या होगा? जो आपको डायरेक्टली प्लांट्स एंड एनिमल से मिलेगा, ठीक है, विच आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो आपको प्लांट और एनिमल से मिलता है वो नेचुरल आपका पॉलीमर होता है। एग्जाम्पल मैम क्या एग्जाम्पल है बेटा? प्रोटीन एग्जाम्पल है, सेलुलोज एग्जाम्पल है, स्टार्च है, कुछ रेजिन है और रबड़ एग्जाम्पल है, ठीक है। सेमी सिंथेटिक क्या होता है? सेमी सिंथेटिक वो होता है जिसे आप थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो, यहां लिख सकते हो विच कैन बी मॉडिफाइड। सेमी सिंथेटिक को आप मॉडिफाई कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो, ठीक है, विच कैन बी मॉडिफाइड, विच कैन बी मोल्डेड, उसे हम ये बोल सकते हैं मॉडिफाई कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो, विच कैन बी मोल्डेड। वो सारा हमें किस कैटेगरी में फॉल करता है बेटा? वो सारा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर की कैटेगरी में फॉल करता है। क्या एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे हो जाएंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस एग्जाम्पल दैट इज रेयन। रेयन इसका एक हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएगा। सेलुलोज नाइट्रेट एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये इसके एक यूजुअल एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हो सिंथेटिक पॉलीमर्स की। किसकी बेटा? सिंथेटिक पॉलीमर्स की। सो सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं मैन मेड। ये क्या होते हैं आपके? मैन मेड पॉलीमर्स होते हैं मैम। कैसे पॉलीमर्स होते हैं मैम? मैन मेड पॉलीमर्स होते हैं। अब यहां पे अगर हम इसको देखते हैं तो ब्यूनाइस इसका मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है। दो और भी है, देखो। अब वैरायटी ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर है, जैसे कि प्लास्टिक जो पॉलीथीन है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगी इसको भी कैसे प्रिपेयर करना है। वी आर गोइंग टू क्रिएट ईच एंड एवरी पॉलीमर, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे बन रहा है, क्या मोनोमर है, क्या पॉलीमर है, सब अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल है पॉलीथीन, सिंथेटिक फाइबर हो गया जैसे कि नाइलॉन 66 हो गया, सिंथेटिक रबड़ हो गया जैसे कि ब्यूना एस हो गया। ये सब एग्जाम्पल है इस मैनमेड पॉलीमर के जो हम हमारी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। तो बेसिक बात थी भी अगर आप सोर्स के बेसिस पे क्लासिफाई करोगे तो नेचुरल रबड़ मिलेगा जो हमें प्लांट एनिमल से मिलता है, जैसे प्रोटीन्स हो गया, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया। दूसरा हमें मिलता है सेमी सिंथेटिक जिसको मोल्ड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे कि वल्कनाइज्ड रबड़ इसका एग्जांपल हम कह सकते हैं, या रेयन कह सकते हैं, सेलुलोज नाइट्रेट कह सकते हैं। भाई रेयन बहुत अच्छा एग्जांपल है, वल्कनाइज्ड रबड़ भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। जितने सेलुलोज के डेरिवेटिव वो तो है ही, वल्कनाइज्ड रबड़ भी लिख सकते हो। वल्केनाइज्ड बेटा रबड़ भी यहाँ पे लिखा जा सकता है, एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल। इसके बाद बात करती हूँ सिंथेटिक पॉलीमर्स के। सिंथेटिक वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं, जैसे पॉलीथीन हो गया, ब्यूनेस हो गया, नायलॉन 66 हो गया, ठीक है। तो ये सब किस कैटेगरी में फॉल करेगा? हमारा सिंथेटिक में। मैं चाहती हूँ पहले इतना लिख लिया जाए। सोर्स के बेसिस पर अगर क्लासिफिकेशन हो गई है तो अब हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे। किसके बेसिस पे करेंगे मैम? स्ट्रक्चर के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। इतना लिख लो। चलो नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑन, नेक्स्ट बेटा आता है क्लासिफिकेशन
ठीक है, किस बेसिस पे आता है क्लासिफिकेशन मैम? क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। भाई स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, आइए इसको देखते हैं। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे जब आप क्लासिफाई करते हो, जो पहली कैटेगरी आती है दैट इज योर लीनियर कैटेगरी। पहली कैटेगरी आती है लीनियर पॉलीमर्स। लीनियर पॉलीमर्स कुछ ऐसे से होते हैं, जैसे स्ट्रेट चेन हो गए। जो स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स होते हैं वो लीनियर पॉलीमर्स होते हैं बेटा। इसके अंदर एग्जाम्पल अगर आप देना चाहते हो तो हाई डेंसिटी पॉलीमर हो गया, हाई डेंसिटी पॉलीमर इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। पीवीसी एक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो ये लीनियर पॉलीमर्स होते हैं जो स्ट्रेट चेन होते हैं बेटा। क्या होते हैं? स्ट्रेट चेन होते हैं। ठीक है, सेकेंड इसके अंदर कैटेगरी जो आती है वो आती है ब्रांच्ड पॉलीमर्स। सेकेंड कैटेगरी आती है ब्रांच्ड पॉलीमर्स। बेटा ब्रांच्ड पॉलीमर्स क्या हो गया? जैसे एक लीनियर था, अब इनमें क्या है, ऐसे ब्रांचिंग हो रही है, ऐसे ब्रांचिंग हो रही है। जैसे ये लीनियर था, क्या हो रहा है, इसमें ब्रांचिंग हो रही है, इसमें ब्रांचिंग हो रही है, ब्रांचिंग हो रही है, तो वो ब्रांच्ड पॉलीमर्स आ जाएंगे। इसके एग्जांपल बात करती हूँ तो वो लो डेंसिटी पॉलीमर्स हो जाएंगे। इसके एग्जांपल की बात करती हूँ तो वो लो डेंसिटी पॉलीमर्स हो जाएंगे, जो इस कैटेगरी में हमारे फॉल करेंगे। थर्ड जो आती है क्रॉस लिंक्ड। थर्ड क्या आती है? क्रॉस लिंक्ड। चलो पहले इतना लिखो, फिर थर्ड कैटेगरी मैंने बताती हूँ। थर्ड कैटेगरी आएगी क्रॉस लिंक्ड। इधर ही लिख लेते हैं ना, बेटर रहेगा। हाँ जी मैम, चलो थर्ड जो इसमें कैटेगरी आती है बेटा, क्रॉस लिंक्ड आती है। क्रॉस लिंक्ड में क्या होगा? अभी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है बेटा। क्रॉस लिंक्ड में क्या होगा? जैसे ये एक दूसरे से क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी? क्रॉस लिंकेज हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे मैम? इसको क्रॉस लिंकेज बोलेंगे। जैसे बैकेलाइट में हो गया, मेलामाइन में हो गया। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स अगर आपने लिखना चाहते हो तो वो होगा मैम बैकेलाइट, वो होगा मैम मेलामाइन, वो सब इनके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे थी बेटा? ये क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन थी। आई होप सो ये सभी को क्लियर होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी, बढ़िया बात है ना। अब देखो जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम करते हैं उसके नेचर के बेसिस पे देखते हैं। अगर हम उसके नेचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं तो भाई चार तरह की होती है। अब ये स्ट्रेंथ के बेसिस पे भी आप इसको बोल सकते हो। कौन सी होती है मैम? इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। डायरेक्ट इसमें से एग्जांपल पूछता दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए इसको भी देख लेते हैं एक बारी से फटाफट से। देखो अगर मैं बोलती हूँ इलास्टोमर्स की, तो इलास्टोमर्स के अंदर सारे एग्जांपल आएंगे, जैसे कि नेचुरल रबर हो गया, वल्कनाइज्ड रबर हो गया जिसको हम मोल्ड कर सकते हो, ब्यूनाइन हो गया, ब्यूनाइस हो गया, नियोप्रीन हो गया। ये सब एग्जांपल्स किस में आते हैं बेटा? ये इलास्टोमर्स में आते हैं। फाइबर्स आप सबने देखे होंगे, है ना। तो फाइबर का एग्जांपल आपका हो जाता है पॉलीअमाइड और पॉलीएस्टर। पॉलीअमाइड और पॉलीएस्टर हो जाता है। रही बात थर्मोप्लास्टिक की, पीवीसी के बारे में सबको लोग जानते ही है ना। तो पीवीसी थर्मोप्लास्टिक है, पॉलीथीन भी थर्मोप्लास्टिक है, ये तो सबको पता ही था। पॉलीस्टाइरीन भी बेटा थर्मोप्लास्टिक की कैटेगरी में फॉल करता है। रही बात थर्मोसेटिंग पॉलीमर की, तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर के अंदर आपका एग्जांपल आएगा बैकेलाइट और मेलामाइन। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां से वो पूछ सकता है बेटा, स्ट्रेंथ से क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है? स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है? थर्मोसेटिक की सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, फिर हमारे फाइबर्स आते हैं, फिर थर्मोप्लास्टिक आते हैं और लास्ट में इलास्टोमर्स आते हैं। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। एग्जाम्पल्स आपको सबके याद होने चाहिए किसके अंदर कौन सा एग्जाम्पल फॉल करता है। ठीक है, इतना लिख लो, इतना लिख लो। फिर एक और आती है हमारी नेक्स्ट, मोड के बेसिस पे आता है। मोड के बेस पे क्लासिफिकेशन आती है। हो गया इतना? चलो अब आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड। अब आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, किस तरह की आप पॉलीमराइजेशन करते हो उस बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन होती है बेटा। तो दो आपकी होती है, दो क्लासिफिकेशन बेटा यहाँ पे आप कर सकते हो। एक होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन, एक होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन जिससे आप एडिशन पॉलीमर्स बनते हैं, और एक होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जिससे कंडेंसेशन पॉलीमर बनेंगे,
है ना, तो दूसरा होता है कंडेंसेशन वाला। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या होता है, ये भी फर्दर सब डिवाइडेड है भाई, ये भी फर्दर सब डिवाइडेड है होमोपॉलीमर में, होमोपॉलीमर में और कोपॉलीमर में, होमोपॉलीमर में और कोपॉलीमर में। सिमिलरली कंडेंसेशन वाला भी सब डिवाइडेड है, ये भी सब डिवाइडेड है होमोपॉलीमर में, होमोपॉलीमर में और आपका कोपॉलीमर में। अब यहां पे इनका मतलब देखते हैं, इनका मतलब समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। होमोपॉलीमर का मतलब क्या होगा, जब सेम मॉलिक्यूल ही पॉलीमराइजेशन करेंगे। एडिशन में आप सिंपली ऐड कर रहे हो, कोई चीज रिमूव नहीं होती है। कंडेंसेशन में किसी ना किसी मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है, इतना पहले समझ लिया। अब होमोपॉलीमर में क्या होता है भाई, सेम मॉलिक्यूल्स में एडिशन हो रही है, सेम मॉलिक्यूल्स में हो रही है। कोपॉलीमर में क्या होता है बेटा, कोपॉलीमर में होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में हो रहा है। ये क्या होता है मैम, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में हो रहा है। तो यहां पे भी वही होगा, लेकिन यहां पे कोई ना कोई मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। तो कंडेंसेशन में होमोपॉलीमर में क्या होगा, सेम मॉलिक्यूल में मैम हो रहा है, और यहाँ कोपॉलीमर में क्या होगा मैम, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में हो रहा है, बाय डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखे, पहले बताओ, इतना कर लो, इतना लिख लो, बेसिक बेसिक बातें बता रही हूं। यहां पे कोपॉलीमर में आपका आएगा ब्यूना एन और ब्यूना एस। रेस्ट आप सिंपल सिंपल एग्जाम्पल यहां पे ले सकते हो, पीवीसी ले सकते हो, पॉलीथीन ले सकते हो, स्टायरीन ले सकते हो, है ना। जितना एग्जाम्पल अब यहाँ पे अभी मैं आपको आगे लिखवाऊंगी नेक्स्ट पेज पे, आइसोप्रीन ले सकते हो, नेचुरल रबर ले सकते हो, जो अभी हम करेंगे ना अभी एडिशन पॉलीमर्स में, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये सारे एडिशन पॉलीमर्स की कैटेगरी में बेटा फॉल कर जाएंगे, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब इधर नाइलॉन 6 की बात करो तो वो होमो में जाएगा, और नाइलॉन 6 की बात करो तो वो कोपॉलीमराइजेशन में जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बैकेलाइट का एक एग्जाम्पल ले लेती हूं मैं। ठीक है, तो बैकेलाइट भी हमारा कोपॉलीमर में चला जाएगा। मेलामाइन ले लो, वो भी इसमें चला जाएगा। तो ये हमारे कंडेंसेशन पॉलीमर्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं, जहां पे बेटा कुछ ना कुछ रिमूव हो रहा है, कुछ ना कुछ रिमूव हो रहा है। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एडिशन पॉलीमर्स की, जहां पे हम एडिशन कराएंगे। मैं आपको दिखाऊंगी किस मोनोमर से कौन सा पॉलीमर ऑब्टेन होता है। उससे पहले मैं चाहती हूँ आप सब लोग इसके बारे में लिख लीजिए, सभी लोग नोट कर लो एक बारी से। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, सभी ने लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एडिशन पॉलीमर्स, है ना। स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल्स ऑफ एडिशन पॉलीमर्स। एग्जांपल्स of addition polymers. Now students, you need to open up your NCERT books, जहां पे आपको यूजर्स पढ़ने हैं। आप सीधा NCERT से डायरेक्टली पढ़ेंगे। यहां पे मैं लिखूंगी मोनोमर्स, और यहां पे मैं आपको लिख दूंगी पॉलीमर्स। ठीक है बेटा, लेट्स स्टार्ट, लेट्स प्रोसीड। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली कैटेगरी से, है ना। हम प्रोपीन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट इज प्रोपीन। तो प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है, इन का मतलब डबल बॉन्ड है, प्रोप का मतलब 3 कार्बन है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। मैम ये प्रोपीन का फॉर्मूला होगा। अब इससे जो पॉलीमर बनेगा वो क्या बनेगा, पॉली प्रोपीन। सिंपल सी बात है, क्या बनेगा मैम, पॉली प्रोपीन बनेगा। पॉली मतलब मैनी, सिंपल मोनोमर एक यूनिट होता है। पॉलीमर कैसे बनता है, जब आप उसको रिपीट करते हो बेटा, है ना। अब इसको कैसे करना है, इसको समझने की कोशिश करना। जो आपका डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, CH, ये कार्बन यहां से लिंक्ड होगा, ये CH3 यहाँ लगा दिया मैंने। ये डबल बॉन्ड आप सिंगल बॉन्ड कर दोगे, यहाँ CH2 होगा, और ये इस तरीके से रिपीट होगा। ठीक है, और इसके आगे आप N लगाओगे। अगर आप ये N नंबर ऑफ मोनोमर्स लेते हो तो N नंबर ऑफ पॉलीमर यहाँ पे आपको ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, ये CH3 को हमने ऐसे लिख दिया, सिर्फ डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड करना है। बेसिकली इसके मैकेनिज्म में अगर आप देखते हो तो रेडिकल बनता है ना, तो उस तरीके से ही इसको हम करते हैं।
डबल को सिंगल करना है, सिंगल को डबल करना है, इस तरीके से करना है। ये टॉयज में, आपको पाइप मेकिंग में, फाइबर्स में, इन सब में देखने को मिलता है। ठीक है, इसको लिख लो पहले, इसको लिखो। अब हम देखते हैं स्टाइरीन। नेक्स्ट देखते हैं स्टाइरीन। चले आगे जी मैम, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, सेकंड देखते हैं स्टाइरीन। सेकंड देखते हैं स्टाइरीन। अब स्टाइरीन क्या होता है और इससे क्या बनता है मैम? स्टाइरीन हमारा पता क्या होगा, हमने पिछले केस में CH11 CH3 लगाया था। अब यहाँ पे ये ऐसा है, यस मैम, यहाँ पे हमारे पास फिनाइल रिंग है तो पीएच लगा दिया। ठीक है, ये N नंबर है इसका लिया हमने, तो यहाँ से पॉलीस्टाइरीन हमारा क्या बनता है? पॉलीमर बनता है। होगा क्या, बस डबल को आपने सिंगल बॉन्ड कर देना है, तो यहाँ से ये CH, ये चेन ऐसे ही चलती रहेगी। आप इस चीज को समझो, ये मैं एरोज लगा के ऐसे क्यों छोड़ रही हूँ, इसका मतलब ऐसा ही एक और ग्रुप इधर होगा, ऐसा ही एक और ग्रुप इधर होगा, ऐसा ही इधर होगा, तो ये चलती रहेगी, लंबी चेन है मोनोमर्स की। ठीक है, तो ये आपका पॉलीस्टाइरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? पॉलीस्टाइरीन हो जाएगा। इसको फटाफट से लिखो। ये भी टॉयज, रेडियो, टीवी, कैबिनेट्स, इन सब के बनाने में यूज किया जाता है, तो ये इसका यूज हो जाएगा। स्टाइरीन हो गया, प्रोपीन हो गया। अब हम देखते हैं एक्राइलोनाइट्राइल। क्या देखते हैं? एक्राइलोनाइट्राइल का केस देखते हैं। हो गया ये, चलो थर्ड केस जो यहाँ पे हम देखेंगे मैम, वो किसका देखेंगे? एक्राइलोनाइट्राइल। नाइट्राइल का मतलब क्या होता है? जिसमें CN आ गया, जिसमें CN आ गया। अब क्या करना है आपने? CH2 डबल बॉन्ड CH CN। कार्बन नाइट्रोजन में बेटा होता है ट्रिपल बॉन्ड, यही नाइट्राइल होता है, इसको साइनाइड भी कहा जाता है। अब इससे जो बनता है, इसको अलग अलग नाम है इसके, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल है, और भी नाम है, ऑरलॉन इसका नाम है एक, आप ये भी नाम दे सकते हो। ठीक है, एक्रिलिन भी नाम है इसका। ठीक है, अब इसका किस तरीके से बनेगा? फिर से वही बात, डबल को आपने सिर्फ सिंगल करना है और ये मोनोमेरिक यूनिट आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी, चलती रहेगी। इसको ऐसे लिख देना, CH सिंगल बॉन्ड CH, इस पे CN लगा है, ये कंटिन्यू रहेगी बेटा, ये ऐसे बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चलेगी। एक ग्रुप लगाया ऐसे ही, 2 फिर 3 फिर 4, बस डबल को आपने सिंगल कर देना। क्लियर हो गया सभी को? तो ये हमने एक्राइलोनाइट्राइल कर लिया। ये सारे क्या डायरेक्टली ऐड कर रहे हो आप, एक में दूसरा ऐड कर रहे हो। इसको बेटा सब्सटीट्यूट फॉर वूल भी यूज किया जाता है, वूल की जगह पे भी यूज किया जाता है। थर्ड हो गया, फोर्थ पे चले। फोर्थ और भी इंटरेस्टिंग है, विनाइल क्लोराइड करते हैं। अब हम विनाइल क्लोराइड करते हैं। चलो फोर्थ हमारा आ जाएगा विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड, और इससे जो पॉलीमर बनेगा वो पॉली विनाइल क्लोराइड बनेगा बेटा। कैसे? देखो, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, क्लोराइड तो क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो खुद ब खुद अगर डबल बॉन्ड बना दे तो वो विनाइल बन जाता है, तो ये विनाइल क्लोराइड हो गया। तो ये N नंबर लिया, तो यहां से क्या बनेगा मैम? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस पे लगा है Cl, और ये चेन क्या रहती है हमारी? कंटिन्यू। मतलब ये एक ग्रुप फिर दूसरा ग्रुप फिर तीसरा ग्रुप। दिखा देती हूँ एक एग्जाम्पल, वरना तुम लोगों को याद नहीं होगा। ये ऐसे होगा, CH2 इस पे लगा है Cl, फिर इस पे होगा CH2, फिर CH2 उस पे लगा है Cl, तो ये ऐसे चलता रहेगा। इसके साथ एक CH2 लगा है जिसपे Cl लगा है इसके साथ, तो ये ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो ये क्या है? विनाइल क्लोराइड, और इससे जो बना वो पॉलीविनाइल क्लोराइड है। रेनकोट हो गया, हैंडबैग हो गया, इन सब की प्रिपरेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चले अगली कैटेगरी में, फोर्थ कर लो। विनाइल क्लोराइड अच्छे से पेपर में पूछा भी जाता है। अब हम करेंगे टेट्राफ्लोरोइथेन। चले नेक्स्ट कैटेगरी को देखते हैं, फिफ्थ कैटेगरी को देखते हैं। फिफ्थ कैटेगरी में क्या आता है मैम? फिफ्थ कैटेगरी में आता है टेट्राफ्लोरोइथीन। तो टेट्राफ्लोरोइथीन को अगर हम लिखें तो ये क्या होता है? दिस इज CF2 डबल बॉन्ड CF2। बड़ा ही सिंपल है। इससे क्या पॉलीमर आपको ऑब्टेन होता है? तो इससे टेफ्लन आपको ऑब्टेन होता है। जो पॉलीमर ऑब्टेन होता है बेटा उसका नाम होगा टेफ्लिन। क्या होगा? टेफ्लिन। और ये और भी सिंपल है, सिंपल था, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो क्या होगा? CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। एक ग्रुप ऐसा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे चलता रहेगा। तो जितना N नंबर यहाँ लोगे उतना उसके पैर में आ जाएगा, मतलब उतनी लंबी चेन बन जाएगी, उतनी लंबी चेन बन जाएगी। ये नॉन स्टिक सरफेस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसको लिख लो, इसको लिख लो।
नॉन स्टिक सरफेस जो यूटेंसिल्स होते हैं ना उनके लिए यूज करते हैं। अभी एक क्वेश्चन भी आएगा, पता है, जब सारा पढ़ लेंगे क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, टेफ्लिन पे दिखाऊंगी, अभी एक क्वेश्चन आएगा, समझ जाओगे अपने आप। आइसोप्रीन पे चलते हैं। अब अगला केस आता है आइसोप्रीन, सिक्स्थ आता है आइसोप्रीन। चलो सिक्स्थ क्या आता है मैम? सिक्स्थ आता है बेटा आइसोप्रीन। आइसोप्रीन क्या होता है? आइसोप्रीन, आइसोप्रीन ये होता है आइसोप्रीन का आपका फॉर्मूला। क्या होता है आइसोप्रीन का आपका फॉर्मूला? इससे क्या बनता है? इससे बनता है नेचुरल रबड़। क्या बनता है? नेचुरल रबड़ बनता है, पॉलीमर। आइसो का मतलब क्या होता है? जब सेकंड कार्बन पे ब्रांचिंग होती है, जब सेकंड कार्बन पे ब्रांचिंग होती है और कार्बन ग्रुप लगा होता है CH3 ग्रुप, उसको आइसो बोलते हैं। डबल सिंगल डबल की तरह यहाँ बॉन्डिंग होगी, तो आपने डबल को सिंगल में करना है, सिंगल बॉन्ड को डबल में करना है, एक्स्ट्रा ग्रुप वैसे का वैसे रहेगा। देखो CH2 है, डबल बॉन्ड है, इसको सिंगल कर दो, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड है, इसको डबल कर दो, फिर यहाँ डबल है, इसको सिंगल कर दो। ये ये CH3 एज इट इज, ये चेन चलती रहेगी। ये क्या है? नेचुरल रबड़ का एग्जाम्पल है। क्या है? नेचुरल रबड़ का एग्जाम्पल है, आइसोप्रीन है। क्या है हमारा? आइसोप्रीन है। आइसोप्रीन वाली कैटेगरी में एक और अभी करवाती हूँ, पहले इसको लिख लो सभी लोग। क्लोरोप्रीन अब करेंगे। क्या करेंगे? क्लोरोप्रीन। सेवेंथ करते हैं जो है क्लोरोप्रीन। बेटा क्लोरोप्रीन से बनता है नियोप्रीन। क्लोरोप्रीन से क्या बनता है मैम? नियोप्रीन बनता है। आओ देखो क्लोरोप्रीन क्या होगा, फिर से वही बात, CH2 डबल बॉन्ड C, अब क्लोरीन लगा है यहाँ पे, CH डबल बॉन्ड CH2, वही है, डबल सिंगल ऐसे करके। अब डबल बॉन्ड को सिंगल कर दो, CH2 सिंगल कार्बन, इसको डबल कर दो, डबल CH, इसको सिंगल कर दो, CH2, ये चेन चलती रहेगी और यहाँ इस कार्बन पे Cl है। तो इससे क्या बनता है? नियोप्रीन बनता है। नियोप्रीन से पूछा जाता है व्हाट इज द मोनोमर ऑफ नियोप्रीन, तो आप बोलोगे क्लोरोप्रीन, तो आप बोलोगे क्लोरोप्रीन। ठीक है, ठीक है, चलो इतना लिखो, फिर आगे चलते हैं। अब हम जो मोनोमर लेंगे ये अलग अलग मोनोमर लेंगे। देखना पीछे वाले में तो एक ही मॉलिक्यूल्स को हम लेके चल रहे थे, होमोपॉलीमर लेके चल रहे थे, होमो मतलब सेम मॉलिक्यूल्स को अटैच करा रहे हैं। अब अपन कोपॉलीमर को लेंगे, तो कोपॉलीमर में जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, 7th हो गया ना, 8th है, हाँ, तो 8th एग्जांपल देखो क्या है। 8th है 1,3 ब्यूटाडाइईन। ठीक है, या सीधा ब्यूटा 1,3 डाइईन, कुछ भी लिख सकते हो आप, प्लस स्टाइरीन लेंगे हम, प्लस स्टाइरीन लेंगे। पहले ये ब्यूटाडाइन वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं। ब्यूटा मतलब 4 कार्बन है मैम, फर्स्ट और थर्ड के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है मैम, तो सबकी वैलेंसी को पूरा कर लेते हैं, ये हो जाएगा। स्टाइरीन क्या होता था? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, स्टाइरीन दिखाया था, स्टाइरीन ये रहा, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और PH लगा है, फिनाइल रिंग लगी है ना, तो स्टाइरीन इसमें जोड़ना है। चलो आ जाओ, ऐसा ही है, देखो ऐसा ही है भाई, कार्बन की वैलेंसी मेंटेन करके रखना, कहीं उसमें गड़बड़ कर बैठो, है ना। चलो आ जाओ, अब देखो क्या होगा, सीधी सी बात है, इन दोनों को जोड़ना है, वहां से शुरू करते हैं। CH2, अब डबल बॉन्ड है उसको सिंगल कर दो, CH, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, इसको डबल कर दो, CH, फिर डबल बॉन्ड है, इसको सिंगल कर दो, CH2, अब इसमें इसको जोड़ दो CH, जिसपे क्या लगा है मैम? PH लगा है। अब ये डबल है, इसको कर दो सिंगल, क्या आएगा? CH2, और ये क्या चलती रहेगी हमारी चेन, इस तरीके से चलती रहेगी। समझ आया सभी को मैंने क्या किया यहाँ पे? ये बना क्या? ब्यूना S बन गया। क्या बना? ब्यूना S बन गया। तो याद होगा अभी क्लासिफिकेशन में लिखवाया था, याद होगा बेटा, यहां देखो, यहां आ जाओ, यहां लिखवाया था अभी, सॉरी, ब्यूना N ब्यूना S कोपॉलीमर में आते हैं। ये वाले एग्जाम्पल बता दिए, अब ये वाले बता रही हूं। अच्छा एक चीज मैं भूल गई, यहाँ पॉलीविनाइल क्लोराइड लिखे, इसको PVC ही तो बोलते हैं। ठीक है, एक चीज इसको लिख लेना, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड को ही बोलते हैं। ठीक है बेटा,
चलो ये चीज क्लियर हो गया। चलो वापस आते हैं। तो ये सबको समझ आ गया। तो ब्यूना एस बनाना है तो 1,3 ब्यूटाडाइन चाहिए और स्टाइरीन चाहिए, ठीक है। अब ब्यूना एन बनाना है तो क्या करना है मैम, ये कौन सा था, 8th था ना, हाँ 9th पे आते हैं। मैम ब्यूना एन बनाना है तो क्या चाहिए, ब्यूना एन इज द को पॉलीमर ऑफ व्हाट मैम, तो ब्यूना एन में भी बेटा आपको चाहिए 1,3 ब्यूटाडाइन, इसमें भी 1,3 ब्यूटाडाइन चाहिए, लेकिन अब साथ में एक्राइलोनाइट्राइल चाहिए, साथ में एक्राइलोनाइट्राइल चाहिए। आइए देखते हैं इस रिएक्शन को, आइए करते हैं इसको, कैसे करना है देखो क्या होगा। यही होगा 1,3 ब्यूटाडाइन, है ना। इसमें एक्राइलोनाइट्राइल जोड़ना है। क्या होता था भाई एक्राइलोनाइट्राइल, इसको ही तो एक्राइलोनाइट्राइल बोलते हो भाई, इसको ही तो एक्राइलोनाइट्राइल बोलते हो। भूल गए क्या 2 मिनट में सभी लोग, दिमाग से निकाल दिया गया सभी ने, ये रहा, इसको ही तो एक्राइलोनाइट्राइल बोलते हैं। आ जाओ वापस से, इसको ही तो बोलते हैं। आ गए वापस से मैम। अब क्या करना है मैम, जोड़ना है इनको। देखो कैसे करेंगे, CH2 डबल का सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल का डबल बॉन्ड CH, डबल का सिंगल बॉन्ड CH2। अब इस पे कौन जुड़ेगा, ये CH, जिसपे क्या लगा है CN लगा है, यहाँ क्या होगा डबल का सिंगल हो जाएगा CH2 एंड इट विल गो ऑन, मतलब इसी को बार बार आप लिखते रहोगे। ये क्या बन गया, ब्यूना एन बन गया। क्या बन गया, ब्यूना एन बन गया। क्लियर है, क्लियर है सभी को, बोलो भाई क्लियर है सभी को, यस मैम। तो बेटा ये हमने यहाँ पे एडिशन पॉलीमर्स कंप्लीट कर लिए हैं, सारे एडिशन पॉलीमर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आते हैं वापस से, आते हैं वापस से। मैं आपको रिपीट कर देती हूँ सारे, देख लो। पहले यहाँ पे आते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द पॉलीमराइजेशन। तो बेटा 2 तरह का होता है, एक होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन, एक होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन में सिंपली आप ऐड कर रहे हो, अब या तो आप सेम मॉलिक्यूल्स को ऐड करोगे या आप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को ऐड करोगे। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर बेटा कोई ना कोई मॉलिक्यूल को रिमूव किया जाता है, एडिशन तो होती है बट यहाँ पे कोई ना कोई मॉलिक्यूल रिमूव होता है जब आप उनको ऐड करते हो। तो अगर आप सेम मॉलिक्यूल का एडिशन कराते हो वो होमोपॉलीमर एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, अगर आप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को ऐड कराते हो तो वो कोपॉलीमर एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है। कंडेंसेशन में भी होमो और आपका को आता है। होमो मतलब कि जब सेम मॉलिक्यूल्स में से कुछ रिमूव हो रहा है और वो जुड़ रहे हैं। कोपॉलीमर में मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को जोड़ रहे हो लेकिन कुछ रिमूव हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो पीवीसी, पॉलिथीन, स्टाइरिन, आइसोप्रीन, नेचुरल रबड़, ये सब इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। कोपॉलीमर में ब्यूना एन और ब्यूना एस आ जाएगा। कंडेंसेशन में हम यहाँ जैसे नाइलॉन 6 है वो आ जाता है हमारा होमो में, और को में आता है नाइलॉन 6 और बैकेलाइट, ठीक है। मेलामाइन भी इसके अंदर ही आ जाएगा। अब मैंने स्टार्ट किया था प्रोपीन से, प्रोपीन में कुछ भी नहीं किया, देखो सिंगल बॉन्ड को डबल किया, डबल को सिंगल किया। अब ना यहाँ पे ये CH3 इस पे एक्स्ट्रा ग्रुप की तरह इसको लगाया, तो इसको ऐसे लगाएंगे, यहाँ पे इसको सिंगल को डबल नहीं करेंगे, सीधा ऐसे लगाएंगे, ठीक है। इस केस में देखो ये डबल बॉन्ड को हमने सिंगल कर दिया, इसको बार बार रिपीट करने से आपको क्या बनेगा, पॉलीस्टाइरीन मिल जाएगा। फिर आता है क्राइलोनाइट्राइल जहां CN लगा है, तो CN इस पे एक्स्ट्रा ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा और इसको आप बार बार रिपीट करोगे। फिर आता है विनाइल क्लोराइड बेटा, तो विनाइल क्लोराइड होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। इस Cl पे एक्स्ट्रा इस पे लगा हुआ है तो डबल का आप सिंगल कर दोगे, फिर से CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Cl हो जाएगा। इसको अनरिपीटेटिवली लिखोगे तो PVC बन जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाता है। आगे बढ़ते हुए अगला कहता है टेट्राफ्लोरोइथीन, CF2 डबल बॉन्ड CF2 है, इसके बॉन्ड को तोड़ दो, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 आ जाएगा, ये टेफ्लन होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बोला था। आइसोप्रीन मैंने आपको बता दिया, जब CH3 ग्रुप सेकंड कार्बन पे लगा होता है, डबल सिंगल डबल वाली लिंकेज होती है, तो आपका यहाँ से नेचुरल रबड़ बनता है, ठीक है। क्लोरोप्रीन की बात करते हैं, यहाँ क्लोरीन लगा है, यहाँ से नियोप्रीन बनता है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कोपॉलीमर का एग्जाम्पल बताया था, ब्यूना एन और ब्यूना एस वाले। बेटा ब्यूना एस बनाना है तो आपने 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन लेना है, जैसे ब्यूटाडाइन हो गया और आपने स्टाइरीन ले लिया, इनको जोड़ दिया, डबल को सिंगल, सिंगल को डबल कर दिया। ऐसे ही अगर आपको क्या करना है मैम, ब्यूना एन बनाना है तो क्या करना है, 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल लेना है, ठीक है, तो आपको ब्यूना एन मिल जाएगा। आई होप सो ये सभी को क्लियर है ना। तो ये तो मैंने आपको टाइप्स ऑलरेडी बता दी है। हाँ, ये एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे गिवन है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल का, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है।
तो एक्राइलोनाइट्राइल से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। अच्छा एक और चीज, हर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में लिखना पेरोक्साइड कैटलिस्ट यूज करते हो। पेरोक्साइड कैटलिस्ट से ही बेटा आपके रेडिकल जनरेट होता है, वहीं से ही मैकेनिज्म फॉलो होता है। अच्छा एक और उसने मैंने आपको बताया था ना, इट इज यूज एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर वूल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर एज ऑर्लोन और एक्रिलिन इसको और कहा जाता है। तो ये चीज आप यहाँ मार्क कर सकते हो। सारे यूजेस हर पॉलीमर के आपको एनसीईआरटी से रीड करने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है, सारा वहां पे मार्क कर लेना, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो इसको अगर आप वहां से करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, बहुत सही रहेगा, है ना, क्लियर है, बढ़िया, गुड। अब आगे देखो, कंडेंसेशन पॉलीमर की बात करते हैं। तो कंडेंसेशन पॉलीमर में मैंने आपको पहले ही बता दिया, कुछ ना कुछ हम रिमूव करने वाले हैं। जब हम कुछ ना कुछ रिमूव करने वाले हैं तो क्या होगा, दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन जनरली इन्वॉल्व्स अ रिपीटेटिव कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू बाइफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट। एक और दो के अंदर क्या होता है, दोनों मोनोमर्स जो होते हैं उनमें आप ये रिएक्शन करवाते हो, ठीक है, जिनमें कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। दीज पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन में रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम सिंपल मॉलिक्यूल्स। क्या रिमूव हो सकता है, वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, HCl हो गया, अमोनिया हो गया। तो ये सब रिमूव होने के बाद जब वो दो मोनोमर्स जुड़ जाएंगे तो वो आपके कंडेंसेशन पॉलीमर की कैटेगरी में फॉल करेंगे, ठीक है, एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली किसी ना किसी मॉलिक्यूल का लॉस होता है तभी आपको ऑब्टेन होता है, कोई ना कोई मॉलिक्यूल आपका लूज करेगा तभी आपको मिलेगा। इन दिस रिएक्शन द प्रोडक्ट ऑफ ईच स्टेप इज अगेन अ बाइफंक्शनल स्पीशीज एंड द सीक्वेंस ऑफ कंडेंसेशन गोज ऑन। सिंस ईच स्टेप प्रोड्यूसेस अ डिस्टिंक्ट फंक्शनलाइज्ड स्पीशीज एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इस प्रोसेस को स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। एक चीज और मैं आपको मेंशन कर दूं, एक चीज और मैं आपको लिख दूं जो हम लिखना भूल गए थे, यहां पे लिख देती हूं। एडिशन पॉलीमर्स को चेन ग्रोथ कहते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमर्स कहते हैं, और कंडेंसेशन को हम स्टेप ग्रोथ कहते हैं, स्टेप ग्रोथ कहते हैं, ठीक है, कहानी क्लियर है। चलो कहानी क्लियर है तो चलते हैं आगे, देखते हैं। इसके अंदर स्टार्ट करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ टेराइलिन या डेक्रिन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कंडेंसेशन का एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं हम डेक्रिन से, डेक्रिन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, टेराइलिन या डेक्रिन से कंडेंसेशन के एग्जांपल आते हैं। बनता कैसे है, इथाइलिन ग्लाइकोल लेते हो, मैं हर छोटी चीज आपको यहाँ बताऊंगी। इथाइलिन, इथ मतलब दो होगा, ठीक है जी, ग्लाइकोल का मतलब क्या होगा, जहां पे दो OH आपको ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, CH2OH, CH2OH, ये इथाइलिन ग्लाइकोल होता है बेटा। इथाइलिन ग्लाइकोल को आप रिएक्ट कराओगे किसके साथ, टेरेप्थेलिक एसिड के साथ। टेरेप्थेलिक एसिड क्या होता है, जब ऐसे बेंजीन रिंग के ऊपर दो COH ग्रुप देखने को मिलते हैं, दोनों ऐसे, ये टेरेप्थेलिक एसिड है, टेरेप्थेलिक एसिड है, ठीक है, जिसे बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। होगा क्या, समझना, बड़ी सिंपल सी बात समझाने जा रही हूँ, सीधा एनसीईआरटी खोलोगे सीधा काम हो जाएगा। क्या करना है मैम, वाटर रिमूव करना है बेटा, क्या करना है, वाटर रिमूव। इसको ओपन करके लिख देती हूँ थोड़ा, देखो इसको ऐसे लिख देते हैं, OH, ये CH2 था, फिर यहाँ CH2OH। अब देखना, इसको मैं थोड़ा ढंग से यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ इजी वे में, ताकि तुम्हें समझ आ जाए। ये क्या है, COH ग्रुप है, ऐसे है, ऐसे यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH ग्रुप। रिमूव कैसे करना है इस चीज का ध्यान देना, रिमूव कैसे करना है इस चीज का ध्यान देना। इसका OH और इसका H ले जाओ, वाटर निकाल दो, इसका OH इसका H ले जाओ, देखो होगा क्या, देखो होगा क्या, क्या बना, देखो ये देखो, इसका आपने बेसिकली आप कर क्या रहे हो, बेसिकली आप इसको अगर ऐसे लिख रहे हो, इसको एक बार ऐसे लिख दो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, अब OH तो नहीं रहेगा मैम, क्या रहेगा, ये हट गया, CH2 के बाद सीधा OC डबल बॉन्ड आएगा, CH2 के बाद सीधा OC डबल बॉन्ड आएगा, फिर बेंजीन रिंग आएगी, फिर C डबल बॉन्ड आएगा। अगर मैं कहूँ इसका OH निकाल दिया तो इसका H भी निकल जाएगा यहाँ से, है ना, इसीलिए ये ऐसे लिखा OCH2 CH2OH, अब OH तो नहीं है, OCH2 CH2 OC डबल बॉन्ड OCH2 CH2 OC डबल बॉन्ड, फिर बेंजीन फ्री हो जाएगा। दोबारा बता देती हूँ, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना भाई। ये देखो, ये है CH2OH, CH2OH, इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया। आप इसको टेरेप्थेलिक एसिड के साथ ट्रीट करा रहे हो भाई, यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड है, OH है, OH है, यहाँ क्या है, C डबल बॉन्ड है, OH है। अब होगा क्या, देखो आपने क्या करना है, ये H2 अगर मान लो यहाँ से रिमूव किया, सिमिलरली इसका OH हटा दिया और इसका यहाँ से ये H हटा दिया, इसको ऐसे लिख देते हैं,
इसका H हट गया। देखो इधर से भी वाटर हटेगा क्योंकि ये चेन चलती रहेगी ना, एक मॉलिक्यूल फिर दूसरा फिर तीसरे से चलती रहेगी। ठीक है मैम, तो क्या लिखेंगे, क्या ऑब्टेन हो रहा है मैम, एक वाटर मॉलिक्यूल, अगर हम यहाँ से एक या दो निकाल ले, चलो क्या बनेगा, O, फिर आएगा CH2, फिर आएगा CH2, फिर आएगा ये O, फिर आएगा C डबल बॉन्ड O, फिर आएगा ये इस तरीके से बेंजीन रिंग, फिर आएगा C डबल बॉन्ड O एंड सो ऑन। तो ये आपकी चेन चलती रहेगी। ये क्या बन गया आपका, डेक्रेन बन गया। क्या बन गया आपका, डेक्रेन बन गया। लिख लो पहले से लिख लो भाई, ये क्या बन गया मैम, हमारा डेक्रेन यहां से हमें ऑब्टेन हो जाता है। डेक्रेन हमें यहां से ऑब्टेन हो जाता है। आगे देखें, चलो ये देखो, the formation of pteryline or decrin by the interaction of ethylene glycol and terephthalic acid is an example of this polymerization। एक एग्जांपल आपको उसने दे दिया है, डेक्रेन का एग्जांपल दे दिया, टेराइलिन भी कहते हैं, टेराइलिन भी कहते हैं, मैं पहले बता दूं, टेराइलिन भी कहते हैं, टेराइलिन भी कहते हैं। ठीक है, लिख लिया। अब इसको फटाफट लिखो। अब हम आगे चलते हैं, नायलॉन 66 और नायलॉन 6 की कैटेगरी में चलते हैं, उसमें भी देखते हैं क्या रिमूव होता है। फटाफट से लिख लीजिए। सो यस स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सबने लिख लिया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो जैसे कि आप सब जानते थे, हमने एडिशन पॉलीमर्स पढ़ लिए हैं। अब बारी किसकी है मैम, अब बारी है हमें नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलीमर्स को पढ़ने की। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर कोई ना कोई एक मॉलिक्यूल रिमूव होता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इवन मैंने आपको एग्जांपल्स भी दे दिए थे, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ और कंपाउंड्स की बात करूं, यानी कि मैं यहाँ पे अब आपको बॉन्डिंग के बारे में बताने वाली हूँ भी, आप कोई ना कोई एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को जब वहां से रिमूव करोगे तो किस तरीके के आपको बॉन्ड्स देखने को मिल सकते हैं। तो पॉलिएस्टर फॉर्म होते हैं, पॉलीअमाइड्स फॉर्म होते हैं, इनके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। बात आती है मैम पॉलिएस्टर क्या होता है। तो पॉलिएस्टर वो पॉलीमर्स होते हैं जिसके अंदर अमाइड लिंकेज होती है। कैसी बॉन्डिंग होगी, अमाइड लिंकेज होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ये हैं भी, ये सिंथेटिक फाइबर्स का एग्जांपल है और इसके अंदर जितने नायलॉन की कैटेगरी है आपको सारी देखने को मिलेगी। जैसे कि अभी आप ऑब्जर्व भी करोगे, मैं नायलॉन 66 आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊंगी, नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊंगी। तो वहां पर किस तरीके की लिंकेज होने वाली है, अमाइड लिंकेज। इस पे बेस्ड बेटा क्वेश्चन आता है पेपर में डायरेक्ट, दैट विच काइंड ऑफ लिंकेज इज ऑब्जर्व्ड इन नायलॉन 6, विच काइंड ऑफ लिंकेज इज ऑब्जर्व्ड इन नायलॉन 6। तो अगर आपको पता होगा तो आपके लिए और इजी हो जाएगा, है ना मैम। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंसिस्ट ऑफ द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब बात यह आती है मैम, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है। मैंने पहले भी आपको बोला था, ये भी होमोपॉलीमर्स कोपॉलीमर्स इनकी फर्दर कैटेगरीज होती है, जहां पर हम सेम मॉलिक्यूल का यूज करके क्या कर सकते हैं, कोई एक मॉलिक्यूल उसमें से रिमूव करे, सच एज HCl, सच एज वाटर, सच एज अमोनिया, और फिर उनका लिंकेज करवा दे, तो वो कंडेंसेशन पॉलीमर बनेगा। हो सकता है यहाँ पे हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करवा रहे हैं, HCl रिमूव करा रहे हैं, अमोनिया रिमूव करा रहे हैं और एक ऐसा कंपाउंड बना रहे हैं, वो भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की कैटेगरी में आएगा। फर्क एडिशन पॉलीमराइजेशन से, एडिशन पॉलीमर से ये होता है भी, एडिशन पॉलीमर्स में हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं बेटा, यहाँ पे हम कुछ ना कोई चीज क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं मैम, है ना। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये भी किसकी कैटेगरी में आता है, कंडेंसेशन पॉलीमर की कैटेगरी में आता है, ऑफ डायमाइंस विद डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और कंडेंसेशन ऑफ अमीनो एसिड्स और देयर लेक्टम्स। तो अभी आप देखोगे जैसे कैप्रोलेक्टम हम देखेंगे, उससे क्या प्रिपेयर होता है। तो मतलब हर एक चीज को इन डिटेल अभी पढ़ने वाले हैं। ये आपको ऊपर ऊपर से बात बताई गई है भी, अमाइड लिंकेज जहां पर आपको देखने को मिलती है वो क्या होते हैं, पॉलीअमाइड्स कहलाते हैं बेसिकली। ठीक है, और वो भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की कैटेगरी में फॉल करेंगे। बात आती है सबसे पहले इसके अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज नायलॉन 66। सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम नायलॉन 66 पढ़ने जा रहे हैं। नायलॉन 66 की अगर मैं बात करती हूँ तो ये आपको पता होना चाहिए, पहली बात तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन फाइन मैम। लेकिन ये बनता कैसे, इसको समझो। ये बनता है आपका हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन और एडिपिक एसिड के साथ, और आप बहुत ज्यादा हाई प्रेशर देते हो और हाई टेम्परेचर रेंज भी देते हो, ठीक है, तभी ये रिएक्शन हो पाती है। ठीक है, पहले हम इसका क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इसको प्रिपेयर करते हैं भी एग्जैक्टली ये दिखता कैसे है और इसमें जो लिंकेज की बात की गई है वो कैसे देखने को मिलती है। देन हम इसकी जो प्रॉपर्टीज है बेटा इस पे फोकस करेंगे। तो मैं चाहती हूँ पहले आप लोग इतना लिख लीजिए, है ना, ये किससे मिलकर बनता है, हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन से मिलकर के बनता है मैम, है ना। किससे मिलकर के बनने वाला है, ये हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन से मिलकर के बनने वाला है और एडिपिक एसिड से मिलकर के बनने वाला है।
और किससे मिलकर के बनेगा मैम, एडिपिक एसिड से मिलकर के ये यहाँ पे हमारा ऑब्टेन हो जाएगा, राइट एवरीवन। तो पहले इसको लिख लो एक बारी। तो स्टूडेंट्स अब इसको ड्रॉ करके देखते हैं, आइए। हेक्सा मिथाइलिन डायअमाइन लेना है हमने, हेक्सा मिथाइलिन, ठीक है, डायअमाइन लेना है। और क्या लेना है मैम, एडिपिक एसिड लेना बेटा। और क्या लेंगे हम, एडिपिक एसिड लेंगे। अब इस चीज को समझो, हमने क्या करना है, ये हमारे इस टाइम पे मोनोमर्स की तरह काम कर रहे हैं। अभी मैंने मोनोमेरिक यूनिट बनाई नहीं है, इनको ऐड करने से एक मोनोमेरिक यूनिट बनेगी जिससे मैं फर्दर पॉलीमर बनाऊंगी। कैसे, समझो। हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन का मतलब क्या हुआ, हेक्सा मतलब 6, मिथाइल मतलब ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। अब डायमाइन का मतलब दोनों तरफ क्या है बेटा, आपके पास NH2 ग्रुप है, दोनों तरफ क्या है आपके पास, NH2 ग्रुप है। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया मैम, ये स्ट्रक्चर हो गया हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन का अपना, है ना। हेक्सा मतलब 6, मिथाइलिन मतलब एक कार्बन वाला, मिथ ग्रुप होने वाला तो मतलब एक कार्बन अंदर होगा, और ये NH2। चाहे तो इसको ओपन अप करके लिख लो, बट देयर इज नो रिक्वायरमेंट, वो बहुत लंबा लिखना पड़ेगा, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, बात एक ही है। चाहे ओपन करके लिखना चाहते हो लिख सकते हो। अब बात आती है मैम एडिपिक एसिड क्या होता है, तो बेटा एडिपिक एसिड भी ऐसा ही होता है, CH2 4 और दोनों तरफ क्या होता है आपको COH ग्रुप जब देखने को मिलता है तो वो आपका एडिपिक एसिड की कैटेगरी में फॉल करेगा। अब यहाँ पे करना क्या है मैम, किस तरीके से हमने यहाँ पे जो है लिंकेज शो करनी है, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको मैंने पहले ही बोला, ये आपका कंडेंसेशन पॉलीमर की कैटेगरी में आता है। तो बेटा यहाँ से आप वाटर को रिमूव कराओगे, जब आप वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कराओगे तो जो आपका एसिड होता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ, तो वहां से आपने OH निकालना है, और जो आपका दूसरा जो स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि यहाँ पे मिथाइलिन डायमाइन की बात की गई है, तो यहाँ पे इसका एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। अब लिंकेज कैसे होगी, देखो जैसे अब इसका एक हाइड्रोजन, इसका OH निकल रहा है, सिमिलरली इसका OH निकलेगा और इसका एक हाइड्रोजन निकलेगा, है ना, ऐसे ही होगा ना। होता क्या आपको पता है, एक मोनोमेरिक यूनिट है, फिर दूसरी है, फिर तीसरी है, फिर चौथी है, फिर पांचवी है, तो ऐसे ये सारे क्या है, एक लाइन में अरेंज्ड है ना। तो उसी फॉर्म में अगर हम देखें मैम, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा NH, फिर आएगा CH2 का 6, फिर आएगा NH क्योंकि एक H चला गया, फिर अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O आएगा मैम, फिर आएगा CH2 का 4, फिर आएगा C डबल बॉन्ड O एंड सो ऑन। तो ये बेटा आपकी चेन इस तरीके से चलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप N लगा दोगे तो ये क्या बन गया मैम हमारा, ये क्या बन गया हमारा, जादू, जादू हो गया, 2 मिनट रुक जाइए, चलो चल पड़ा। तो ये क्या बन गया हमारा बेटा, ये हमारा बन गया नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर, नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर बन गया। मैं चाहती हूं आप लोग इसको फटाफट से लिखें ताकि हम आगे चले, अगले पार्ट पे चले, पहले इसको फटाफट से सभी लोग लिख लें, ठीक है। लिख लिया भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गलती नहीं करके आनी है। लिख लो भाई फटाफट से, यस मैम, लिख लो भाई फटाफट से, फटाफट से लिख लो, फटाफट से लिख लो। लिख लिया, चलो। अब एक और बात बेटा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये 553 केल्विन पे आप इसको ऑब्टेन करवाते हो, ठीक है। तो वहां पे आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोला है हाई टेम्परेचर पे इसको ऑब्टेन करते हैं, मतलब 553 केल्विन यहाँ पे अप्रॉक्स देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब नायलॉन 6 की बात करते हैं तो फाइबर फॉर्मिंग सॉलिड होता है, इसकी बहुत ही ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है, कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए। फाइबर फॉर्मिंग सॉलिड है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये भी वो कहता है, दिस कैरेक्टरिस्टिक कैन बी एट्रीब्यूटेड टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये वो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। दीज स्ट्रॉन्ग फोर्सेस also lead to close packing of chains and thus impart crystalline nature। बेटा क्रिस्टलाइन नेचर आप सबको पता होगा, जहां पे फिक्स्ड रेगुलर अरेंजमेंट होती है, तो इसकी इसी प्रॉपर्टी के कारण ये एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी बना सकता है, क्रिस्टलाइन नेचर भी शो कर सकता है।
कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नायलॉन 6 को कहाँ यूज किया जाता है बेटा? इट इज यूज इन मेकिंग शीट्स, ब्रिसल फॉर ब्रशेस, ब्रशेस में जो ब्रिसल्स होते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, तो इन सब के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आई होप सो नायलॉन 6 सभी को क्लियर है। ये सभी आप प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी से भी रीड कर सकते हो, यहाँ से लिखना चाहते हो तो बेटा यहाँ से भी लिख सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। नायलॉन 6 पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो अगर तुम्हें पता होगा ना तो कोई गलती नहीं होगी यहाँ पे। क्लियर है, डन है, ठीक है मैम। स्ट्रक्चर एक बार फिर से देख लो, किसी ने कुछ लिखना है, किसी का कुछ रह गया है तो वो भाई लिख सकता है। डन है, सॉर्टेड है मैम। अगला चलते हैं, तो अगला हमारे पास आता है नायलॉन 6, ठीक है। नायलॉन 6 की अगर हम बात करते हैं तो नायलॉन 6 हमें कैसे मिलता है? कैप्रोलेक्टम को हीट करने से मिलता है। अगर आपने अभी देखा होगा, जैसे मैंने जब मैं पॉली अमाइड्स की बात कर रही थी तो मैंने बोला था अमाइड लिंकेज होती है, तो वहां पे नीचे एक लाइन लिखी हुई थी बेटा बी, वो आप लेक्टम से भी ऑब्टेन कर सकते हो। दोबारा से आपको ये चीज दिखा देती हूँ, यहाँ पे ये चीज ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन करवा दी थी, अगर आपने यहाँ ध्यान दिया होगा। तो अगर आप अमीनो एसिड्स की या उनके लेक्टम्स की भी कंडेंसेशन करते हो तो भी आपको ये सब मिल सकते हैं, है ना, पॉलीअमाइड्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रही हूँ, किसका दे रही हूँ बेटा? नायलॉन 6 का दे रही हूँ, जो आपको कैप्रोलेक्टम से मिलता है। अब कैप्रोलेक्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है? कैप्रोलेक्टम में बेसिकली 6 कार्बन होते हैं और एक नाइट्रोजन होता है। एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 6 कार्बन होते हैं बेटा, एक नाइट्रोजन होता है। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर देखने को ही मिल रहा होगा। ये आपका कैप्रोलेक्टम का स्ट्रक्चर हो जाता है, जहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 ऐसे 5, यहाँ पे नाइट्रोजन, और इसको हम थोड़ा इस तरीके से यहाँ से सही कर देते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये यहाँ पे इस पे NH ऐसे लिख दो, और यहाँ पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड O आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O होता है। तो आपको 6 कार्बन मिलते हैं और एक नाइट्रोजन देखने को मिलता है स्ट्रक्चर में। अब खास बात यहाँ पे मैं आपको ये बता देती हूँ भी होता क्या है। पिछले वाले के केस में आपने टेम्परेचर रेंज देखी थी, इस वाले में 533 से लेके 543 टेम्परेचर रेंज, और यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। लेकिन मैं एक आपको बात बता दूं, यहाँ पे बेसिकली आप पता है कैसे करते हो इसको परफॉर्म? बेटा आप इस बॉन्ड को ब्रेक करवाते हो, ठीक है, इस बॉन्ड को ब्रेक करवाते हो, और जब आप इस बॉन्ड को ब्रेक कराते हो तो क्या होगा मैम? क्या देखने को मिलेगा? देखो वो C डबल बॉन्ड अलग हो गया, उसके बाद कितने कार्बन है? 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन है ना, 5 कार्बन है, तो CH2 5 कर दिया। उसके बाद क्या आ जाएगा? आपके पास NH आ जाएगा, और ये चेन आपकी चलती रहेगी। आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैंने यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया बेसिकली, ठीक है, और ऐसे ही ग्रुप्स को इसको खोल के लिख दिया, C डबल बॉन्ड हो, CH2 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 और फिर NH, और ये चेन आपकी चलती रहती है। और यही स्ट्रक्चर किसका आता है मैम? नायलॉन 6 का आता है। यही स्ट्रक्चर किसका आता है? नायलॉन 6 का आता है। मैं चाहती हूँ इसको पहले लिख लो, ठीक है। आई होप सो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होने वाला है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, वो कहते हैं इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कैप्रोलेक्टम विद वाटर। हाँ जी, मैंने आपको ये बोला, इसको मैंने गलती शायद ये बोल दिया, वाटर रिमूव कर दो। वाटर रिमूव आप कहीं नहीं कर रहे हो, अब देख रहे हो बॉन्ड तोड़ रहे हो, तो यहाँ पे इसको वाटर की प्रेजेंस में करते हैं, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में करते हैं, हाई टेम्परेचर पे करते हैं। टेम्परेचर रेंज बता दिया। किसकी मैन्युफैक्चर में यूज करते हैं? टायर, कोच, फैब्रिक्स और रोप्स के लिए यूज करते हैं। रोप्स का लेकर के सीधा क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा आपका जो है पॉलीमर यूज किया जाता है, तो आप सीधा नायलॉन 6 पे टिक करेंगे, ठीक है। नायलॉन 6 में बेटा वो मोनोमेरिक यूनिट्स पूछ सकता है, कौन से तुम लेते हो, है ना, इसको लिख लो। नायलॉन 6 मेरे हिसाब से सभी का डन हो गया होगा। फिर हम आगे चलते हैं पॉलिएस्टर वाले पार्ट पे। अगर पॉलीअमाइड वाला पार्ट हो गया है तो पॉलिएस्टर वाले पार्ट पे चलते हैं। अगर पॉलीअमाइड वाला पार्ट हो गया है तो डन है भाई? जी मैम डन है, तो जी मैम डन है, ठीक है। अब अगली जो चीज आती है वो आती है भी पॉलिएस्टर क्या होता है। पॉलीअमाइड तो देख ले जिसमें अमाइड लिंकेज होती है। बेटा पॉलिएस्टर कहता है दीज आर पॉलीकंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इन डाइओल्स। यानी कि यहाँ पे अब आप किसका यूज करने वाले हो? डाइओल्स का यूज करने वाले हो। ओएल कहाँ लगता है? अल्कोहल के लिए यूज करते हैं ना, तो जहाँ पे आपको अल्कोहलिक यूनिट्स देखने को मिलेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड्स देखने को मिलेंगे, उनके बीच में जब आप पॉलीकंडेंसेशन करवाते हो तो आपको पॉलिएस्टर ग्रुप देखने को मिलता है। इसका एक फेमस एग्जाम्पल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो जो कि डेक्रेन है। आप ऑलरेडी डेक्रेन का स्ट्रक्चर बना चुके हो बेटा,
ऑलरेडी डेक्रेन का स्ट्रक्चर बना चुके हो, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था। ये देखो, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था, जहां मैंने इथाइलिन ग्लाइकोल लिया था और उसके साथ मैंने टेरिप्थेलिक एसिड लिया था। याद करो, इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिप्थेलिक एसिड लिया था और यहाँ पे भी मैंने वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल करवाया था और आपको डेक्रेन ऑब्टेन हुआ था, है ना। तो यहाँ पे ये जो लिंकेज बन रही है इनके बीच में, उसको हम पॉलिएस्टर लिंकेज बोलते हैं। कैसे लिंकेज बोलते हैं मैम? पॉलिएस्टर लिंकेज बोलते हैं। तो हमने बोला दीज आर पॉलीकंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड डायोल्स। डेक्रेन या फिर टेराइलिन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉलीएस्टर्स। ठीक है, अब इसके बारे में, इसका स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कवर कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करती हूँ आप लोगों से, तो यहाँ पर क्या है, ध्यान देखना। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिप्थेलिक एसिड एट 420 to 460 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एसीटेट, ठीक है, एंड एंटीमोनी ट्राइऑक्साइड कैटलिस्ट। तो ये आप कैटलिस्ट का नाम भी याद कर लीजिएगा। इस कैटलिस्ट के बारे में पूछ सकते हैं, किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है, तो जिंक एसीटेट और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसको यूज किया जाता है। डेक्रेन फाइबर टेराइलिन जो है एक क्रीस रेजिस्टेंट होता है। मोर ओवर, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, इज यूज्ड इन ब्लेंडिंग विद कॉटन एंड वूल फाइबर्स एंड ऑल्सो एज ग्लास रीइंफोर्सिंग मटेरियल्स इन सेफ्टी हेलमेट्स। ठीक है, तो ये इसके कुछ यूजेस है बेटा। मैं यही बोलूंगी, जितने पॉलीमर्स आप पढ़ रहे हो एटलीस्ट 2 से 3 उसके यूजेस याद कर लो, आपके लिए बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, आई होप सो अब आपको डेक्रेन वाला पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, जो कि आता है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, जिसे हम बैकेलाइट भी कहते हैं। तो नेवोलेक और बैकेलाइट के बारे में अब हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। पहले नेवोलेक पढ़ेंगे, फिर बैकेलाइट पढ़ेंगे, फिर मेलामाइन पढ़ेंगे। तो ये तीनों एक साथ ही पढ़ लेते हैं। तो पहली बात तो मैं समझा देती हूँ भी नेवोलेक कैसे बनता है और फिर आपका बैकेलाइट कैसे बनता है। ठीक है, तो देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। नेवोलेक में अगर आप बात करोगे ना, ठीक है, नेवोलेक की बात करते हो ना, तो यहाँ पे क्या होती है, लीनियर लिंकेज होती है। कैसी लिंकेज होती है मैम? लीनियर लिंकेज होती है बेटा। कैसी लिंकेज होगी आपकी? लीनियर लिंकेज होगी। लीनियर का मतलब क्या होगी? इसे स्ट्रेट चेन वाली लिंकेज होगी। ठीक है, बैकेलाइट के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वहां पे आप डिफरेंट काइंड ऑफ लिंकेज देखने को मिलती है, जो अभी हम आपको दिखाऊंगी भी स्ट्रक्चर्स में आप ऑब्जर्व करोगे। ये आपको बैकेलाइट का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जहां पे पैरा वाला प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है। जबकि नेवोलेक की अगर अंदर बात में करती हूँ, तो नेवोलेक में सीधा सीधा आपको आपके ये प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। पहले मैं आपको समझा देती हूँ होता क्या है। तो फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड जो पॉलीमर्स होते हैं, इसमें नाम ही बता रहा है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब एक फिनोल ले रहे हो, एक तुम फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हो। तुमने क्या किया बेटा? एक तुमने लिया फिनोल, ठीक है। फिनोल क्या होता है? जब आपका बेंजीन रिंग पे क्या आ जाए? OH ग्रुप आ जाए। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? जिसको आप HCHO बोलते हो, है ना। इन अदर वर्ड जिसको मैं क्या बोल दूं, CH2O भी है ये। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन आपकी होती है ना, ये एक एसिड की प्रेजेंस में होती है। ये वैसे एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में जब आप करवाते हो तो H पॉजिटिव दोगे। H पॉजिटिव दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मैम? CH2 पॉजिटिव, ठीक है, OH आ जाएगा, क्योंकि ये H पॉजिटिव इस कार्बन पे जाएगा तो CH2 पॉजिटिव OH हो जाएगा, है ना, ऑब्वियसली। अब ये CH2 पॉजिटिव OH क्या करता है? इस फिनोल रिंग पर जा करके ऑर्थो पोजीशन पर जा करके अपने आप को फिट कर लेता है। बेसिकली आपको यहाँ से क्या मिलता है? ऑर्थो प्रोडक्ट, मेटा प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट तीनों मिलते हैं। बट जब वो ऑर्थो पोजीशन पर अपने आप को फिक्स करके एक लीनियर पॉलीमर, एक स्ट्रेट चेन बना लेता है, तो वो आपका नेवोलेक बन जाता है। कैसे बन जाता है? आओ देखो, बेसिकली ऐसा बनेगा। बेसिकली ऐसा बनेगा। पहले इतना लिखो, पहले इतना लिखो, CH2OH जाकर के किस पोजीशन पर जुड़ गया मैम? किस पोजीशन पर जुड़ गया? ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ गया। अब आपको इस बात को समझना होगा, इस बात को यहाँ पे क्लैरिफाई करना होगा कि मैम यहाँ पे इनकी प्रोडक्शन कैसे होगी, कैसे ये बनेगा। तो बेटा जब आप इसको बार बार ऐसे लिख दो, लीनियर चेन बनानी है ना आपने, तो CH2OH। अब यहाँ पे एक और लिख दो, CH2OH। होगा क्या बेटा? यहाँ पे होगी प्रोटोनेशन, और प्रोटोनेशन में निकलेगा वाटर, तो ये OH और एक H पॉजिटिव निकल जाएगा। प्रोटोनेशन मतलब एडिशन ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन आएगा, H पॉजिटिव आएगा, तो H नेगेटिव उसके साथ निकल के वाटर बना लेगा। जब ये होगा, निकलेगा, तो ये C पॉजिटिव इस पे जाके जुड़ जाएगा और हमें किस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा? ये OH, यहाँ आ जाएगा CH2, फिर से ये OH, यहाँ आ जाएगा CH2, फिर से ये OH, यहाँ आ जाएगा CH2, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो
तो ये आपको क्या मिल गया, ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया नेवोलैक, ये आपको क्या मिल गया, नेवोलैक। अब बात ऐसी होती है जब आप ये रिएक्शन नॉर्मली करवाते हो ना, तो ये ऑर्थो के साथ साथ आपको पैरा प्रोडक्ट भी देखने को मिलता है। तो अगर मैं आपको बोलती हूँ आपने बैकेलाइट बनाना है, अगर मैं आपको बोलती हूँ आपने बैकेलाइट बनाना है, तो बेटा बैकेलाइट में पैरा प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व होता है। पहले इसके बारे में लिख लो, सभी लोग नेवोलेक के बारे में लिख लो, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी। सभी लोग नेवोलेक के बारे में लिख लो। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे आपको और चीज ऐड करना चाहूंगी बेटा, ये एक मॉलिक्यूल जब आप लेते हो HCHO का तो ऑब्टेन होता है, 2 मॉलिक्यूल पे आप इसको ऐसे लिख लेना, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना जब आप 2 मॉलिक्यूल लेते हो तो ये मिलेगा। और अगर मान लो आप 3 मॉलिक्यूल लेते हो, 3 मॉलिक्यूल लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, ये OH है, यहाँ पे CH2OH आएगा, इधर भी CH2OH आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा, तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग दोनों आ जाएगा, ठीक है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग दोनों आ जाएगा। मैं स्ट्रक्चर को दोबारा से यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर देती हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जब आप 2 मॉलिक्यूल्स लेते हो तो आपको ऐसे पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। जब आप 3 मॉलिक्यूल्स देखते हो, अब आप कहोगे मैम इसमें अकेला पैरा डायरेक्टिंग थोड़ी है, इसमें ऑर्थो भी तो है। हाँ जी, ऑर्थो पैरा दोनों आ जाएगा जब आप 2 मॉलिक्यूल ले रहे हो। जब आप 3 मॉलिक्यूल ले रहे हो बेटा, 3 मॉलिक्यूल ले रहे हो तो ये ऑर्थो पर भी आएगा, पैरा पर भी आएगा, ऑर्थो पर भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट आपको दे देगा। मेटा वाला जो देगा वो बहुत ही कम, बहुत ही ट्रेसेस में मिलेगा, इसलिए वो अनस्टेबल होगा, वो हम दिखाते ही नहीं है क्योंकि वो बन ही नहीं सकता है। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, वो स्टेबल है तभी ऑर्थो पैरा बनता है, मेटा वाला अनस्टेबल होता है इसलिए ऑब्टेन ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्थो डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग तीनों पे आ जाएगा। यहाँ पे तीनों पे आप CH2OH ऐसे लगा देना, तीनों पे आप लगा देना। तो अगर आपने अकेला नेवोलेक बनाना है, अगर आपने अकेला नेवोलेक बनाना है तो आप ओनली 1 मॉलिक्यूल वाला लेकर के चल रहे हो ऑर्थो का और अपना प्रोडक्ट बना सकते हो। पर बेटा बैकेलाइट बनाने के लिए ऑर्थो और पैरा दोनों डायरेक्टिंग आपको चाहिए होगा। बैकेलाइट के केस के लिए आपको दोनों वहां पर चाहिए होगा। चले आगे, लिख लिया, लीनियर चेन पॉलीमराइजेशन हुई है यहाँ पे। चलो अब बैकेलाइट में अगर मैं बात करती हूँ, ध्यान देना, मैं बात कर रही हूँ बैकेलाइट की, तो बेटा बैकेलाइट में होती है क्रॉस लिंकेज, बैकेलाइट में होती है आपकी क्रॉस लिंकेज। और जब क्रॉस लिंकेज की यहाँ पे बात होती है तो आपने यहाँ पे क्या करना है, ध्यान देना, आपके पास ये ऐसे था नॉर्मल प्रोडक्ट है ना, मैंने आपको बोला था इसमें ऑर्थो पैरा जो 2 मॉलिक्यूल वाला होता है वो वाला लेना है आपने, ठीक है। चाहे तो आप 3 मॉलिक्यूल वाला भी ले सकते हो, उसका रीजन भी मैं आपको समझा दूंगी मैम ऐसा क्यों है, पर ये लेके देखो तो क्या आएगा, आपने इसकी रिपीटेटिव यूनिट्स लेनी है बेटा। जब आप इसकी रिपीटेटिव यूनिट्स लोगे, ठीक है, पहले आप क्या करो, ऑर्थो ऑर्थो वाला ले लो, ले लिया मैम। जो फर्स्ट लिंकेज होगी वही सेम होगी जो नेवोलेक की थी, पहली लिंकेज लीनियर करोगे, दूसरी लिंकेज जो है वो इससे ऑब्टेन करोगे। पहली लिंकेज सेम रखो जो तुमने पहले रखी थी मैम। जब यहाँ पे एक और लेकर आते हैं, ठीक है, तो क्या होता था, ये वाटर यहाँ से निकलता था तो ये CH2 इससे जाके जुड़ जाता था, ऐसे यहाँ CH2 आता था, ये ऐसा था। तो ये हमने नेवोलेक ड्रॉ कर दिया, हमने क्या किया यहाँ पे, हमने मैम नेवोलेक ड्रॉ कर दिया, ये हमारा नेवोलेक ड्रॉ हो गया। अब नेवोलेक के नीचे मैंने क्या बोला, आपने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग 2 मॉलिक्यूल वाला लेना है। तो अब तुम क्या करोगे, अब इसको ऐसे उल्टा करके लिखो। जब इसको उल्टा करके लिखोगे इसका भी तो वाटर हटेगा भाई, इसका भी तो वाटर जाएगा। जब इसका वाटर जाएगा तो यानी कि यहाँ पे ये CH2 इससे जुड़ जाएगी और ये OH अपन नीचे साइड लिख सकते हैं, और यहाँ पे CH2 लिंकेज, ये OH, यहाँ पे ये OH, ये CH2 एंड सो ऑन, ऐसे हो जाएगा। अब ये एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है, CH2 से लिंक्ड है, ये एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है, CH2 से लिंक्ड है, देख रहे हो। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है बेटा,
ये बैकेलाइट का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो बैकेलाइट के स्ट्रक्चर में क्या हुई, क्रॉस लिंकेज हुई। पहली लाइन में तो तुमने क्या देखा मैम, हमने वही लीनियर चेन देखी जो नेवोलैक की थी, उसके बाद हमने क्रॉस लिंकेज करवा दी। क्या करवा दी मैम, क्रॉस लिंकेज यहाँ पर हमने करवा दी है। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लो भाई, बैकेलाइट को ड्रॉ कर लिया जाए अच्छे से डेप्थ में, डिटेल में। ये आपका बैकेलाइट का स्ट्रक्चर हो गया, लिख लो इसको। बैकेलाइट हो जाए तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। बैकेलाइट हो जाए तो आगे बढ़ते हैं। चलें आगे, चलो चलो मैम, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। कर लिया, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया तो एक बार ये भी ड्रॉ कर लो, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया तो एक बार ये स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लो। कर लिया, अच्छा। अब अपन देखते हैं एक और स्ट्रक्चर, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नेवोलैक और बैकेलाइट के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आपने ड्रॉ तो कर लिया है सब कुछ, अब बारी आती है इसके पढ़ने की। तो यहाँ पे देखना, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स आर द ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है जी, these are obtained by condensation reaction of phenol with formaldehyde in the presence of either an acid or a base catalyst। ठीक है, एसिड का कैटलिस्ट और बेस कैटलिस्ट उनके प्रेजेंस में करवा सकते हो। एसिड कैटलिस्ट वाला मैंने करके दिखा दिया। रिएक्शन स्टार्ट्स विद इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल। तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स मिलते हैं, आइदर वो ऑर्थो डायरेक्टिंग मिलते हैं, पैरा डायरेक्टिंग मिलते हैं, मेटा इज नॉट स्टेबल। ठीक है जी, विच फर्दर रिएक्ट विद फिनोल टू गिव कंपाउंड्स हैविंग रिंग्स जॉइंट टू ईच अदर बाय CH2 ग्रुप। ऐसे CH2 ग्रुप से जुड़ी हुई हैं सारी रिंग्स। तो ये नेवोलैक का स्ट्रक्चर हो गया। जो इनिशियल प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलता है नेवोलैक, वो आप पेंट्स में देख रहे हो, पेंट्स की यूजेज में आपको देखने को मिलता है मैम। बढ़िया, आगे देखना, ये बना लिया, ये बना लिया। यहाँ आते हैं, नेवोलैक ऑन हीटिंग with formaldehyde undergoes cross linkage to form an infusible solid mass, जिसे बैकेलाइट कहते हैं। ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है, सीधा पूछेगा, 4 एग्जाम्पल दे देगा। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस एज अ होमवर्क दूंगी तो आप अपने आप समझ जाओगे भी बेटा थर्मोसेटिंग पॉलीमर कौन सा होता है। तो मैंने आपको सारे एग्जाम्पल्स लिखवाए थे, है ना, याद रखना। ये एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है जिसको आप रीयूज नहीं कर सकते हो, जिसको आप रीमोल्ड नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना। बैकेलाइट इज फॉर्म बाय क्रॉस लिंकिंग ऑफ लीनियर चेन्स ऑफ पॉलीमर्स। नेवोलैक की लीनियर चेन्स की जब क्रॉस लिंकेज कराते हो बैकेलाइट मिलता है। बैकेलाइट किस लिए यूज होता है, बैकेलाइट बेटा कॉम्स बनाने में यूज होता है, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स में यूज होता है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस में यूज होता है, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, जो बर्तन होते हैं उनके बहुत ज्यादा हैंडल्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये देखो, ये उल्टा स्ट्रक्चर है, उल्टा स्ट्रक्चर है पैरा और ऑर्थो वाले का। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अब हमारे पास आता है मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। कौन सा आता है बेटा, मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। मेलेमाइन कैसे बनाते हो, इसका कैसे करेंगे ऑब्टेन, ये भी बहुत इजी है। मेलेमाइन का पहले तो स्ट्रक्चर हर किसी को याद होना चाहिए, जो नहीं याद रहता है भाई। इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे इसका स्ट्रक्चर आप याद कर सकते हो, नाइट्रोजन कर दो, ठीक है, फिर एक कार्बन, फिर यहाँ नाइट्रोजन, फिर एक कार्बन, फिर यहाँ एक नाइट्रोजन, फिर एक कार्बन, फिर यहाँ एक नाइट्रोजन। अब इनमें लगाएंगे हम डबल बॉन्ड। अब जहाँ पे कार्बन थे उन सभी पे कैसा ग्रुप लगा दो, NH2 ग्रुप। उन सभी पे कैसा ग्रुप लगा दो बेटा, NH2 ग्रुप लगा दो। तो ये आपका क्या बन गया मैम, ये मेलामाइन बन गया। ये किसका स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखा दिया, मेलामाइन का स्ट्रक्चर सिखा दिया। मेलामाइन के स्ट्रक्चर को तुम HCHO के साथ ट्रीट करो, ठीक है। तो कहानी फिर से वही है जैसे तुमने पहले पढ़ा था। होगा क्या मैम, होगा क्या, इसका एक हाइड्रोजन हटेगा, ठीक है, इसका जैसे ही एक हाइड्रोजन हटेगा, आप एक यहाँ पे चीज ऑब्जर्व करो, इसका एक हाइड्रोजन हटा और इसकी जगह पे क्या आ गया, CH2OH आ गया, CH2OH आ गया। तो ये क्या आ गया, एक इंटरमीडिएट बन गया। क्या हुआ, एक इंटरमीडिएट। अब ये रेजिन इंटरमीडिएट से तुमने वाटर निकालना है, इसका OH निकाल दो, इसका H निकाल दो और इनको ऐसे जोड़ दो। समझे क्या किया, पहले HCHO से रिएक्ट कराया, सीधा तुमने H हटा के CH2OH लिख दिया। अब तुमने क्या करना है, इसका OH हटा दो, इसका H हटा दो, वाटर रिमूव हो गया और इनकी चेन्स को बार बार लिखते रहो, तो मेलामाइन का पॉलीमर बन गया। ठीक है, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर कैसे बनता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है मेलामाइन की और फॉर्मेल्डिहाइड की। मेलामाइन का स्ट्रक्चर आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको नोट कर सकते हैं, डायरेक्टली NCERT से भी लिख सकते हैं। लेकिन बेटा अगर आप जितने ज्यादा स्ट्रक्चर्स को खुद से लिखकर देखोगे उतने ज्यादा ही वो आपको क्लियर होंगे, वरना आपको दिक्कत आएगी। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना। ठीक है मैम, जी मैम। आगे बढ़ते हुए एक अभी हमारा ग्लिप्टल रह गया था, एक हमारा पॉलीमर रह गया है जो कि है ग्लिप्टल। क्या है, ग्लिप्टल है। ग्लिप्टल को कैसे ऑब्टेन करते हो, इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन आप कराओगे थैलिक एसिड के साथ। क्या कर रहे हो आप बेटा, ले रहे हो इथाइलिन ग्लाइकोल
और इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो थैलिक एसिड के साथ, ठीक है। तो जब आप ये रिएक्शन कराते हो आपको क्या, कौन सा पॉलीमर मिलेगा, ग्लिप्टल मिलेगा, ठीक है। अब देखो इथाइलिन ग्लाइकोल आपका क्या होता है मैम, CH2OH होता है, यहां भी OH आएगा मैम, ये होता है। थैलिक एसिड क्या होता है बेटा, थैलिक एसिड आपका बेसिकली COH और यहां भी अगर मैं लगा दूं COH, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिख सकती हूँ, ये ऑर्थो डायरेक्टिव मैंने शो किया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो मैम, इसको ऐसे रहने दो COH, इसके COH को खोल दो क्योंकि यहां से हम करेंगे इसे। अब देखना होगा क्या, सिंपल सी बात है मैम, इसका OH निकलेगा, इसका हाइड्रोजन निकलेगा और इससे आकर के जुड़ जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, ग्लिप्टल कैसा दिखेगा, देखो ये COH तो एज इट इज है, यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड O CH2 O एंड सो ऑन, ये ऐसे चलती रहेगी चेन, ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चर आपको मैंने दे दिया, ग्लिप्टल का बेटा स्ट्रक्चर दे दिया। किसका स्ट्रक्चर दे दिया मैंने आपको, ग्लिप्टल का स्ट्रक्चर दे दिया। सभी लोग इसके बारे में पहले लिखेंगे, फिर हम आगे चलते हैं जिसमें हम वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। चलो डन, यस मैम, डन, यस मैम, डन 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 डन। चलो अब आते हैं, पहले हम कोपॉलीमराइजेशन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। कोपॉलीमर्स क्या होते हैं, कोपॉलीमराइजेशन क्या होती है। कोपॉलीमराइजेशन एक ऐसी पॉलीमराइजेशन है जहां पे मिक्सचर होता है मोर देन वन मोनोमेरिक स्पीशीज इज अलाउड टू पॉलीमराइज एंड फॉर्म अ कोपॉलीमर। मैंने आपको बताया था होमोपॉलीमर क्या होता है, जब हम सेम मॉलिक्यूल्स की पॉलीमराइजेशन कराते हो। कोपॉलीमर क्या होता है, जब आप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लेते हो और उनकी वहां पे पॉलीमराइजेशन कराते हो। कोपॉलीमर कैन be made not only by chain growth polymerization but also by step growth polymerization। मैंने आपको ये भी बताया था पहले भी, एडिशन पॉलीमर्स को भी आप होमोको में कर सकते हो और कंडेंसेशन को भी आप होमोको में डिवाइड कर सकते हो। इट कंटेन्स मल्टीपल यूनिट ऑफ ईच मोनोमर यूनिट यूज्ड इन द सेम polymeric chain। आगे बात करते हैं, एग्जाम्पल अ मिक्सचर ऑफ ब्यूटा 1,3-डाइन एंड स्टाइरीन कैन फॉर्म अ कोपॉलीमर, वो कोपॉलीमर बना सकता है। ब्यूटाडाइन स्टाइरीन कोपॉलीमर इज क्वाइट टफ होता है, गुड सब्स्टिट्यूट होता है नेचुरल रबड़ का। इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटो टायर्स। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है कोपॉलीमर्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया, बट स्टिल उसकी डेफिनेशन रह गई थी, तो आपको अब यहाँ क्लियर हो गई होगी मैम, है ना। चलो रबड़ की बात करते हैं, तो रबड़ के बारे में हमने पढ़ा है, नेचुरल रबड़ का हमने फॉर्मूला बीच में देख लिया था, है ना। तो मैं एक बार खोल के भी दिखा देती हूँ, अगर किसी को नहीं याद तो भाई याद आ जाए, है ना। नेचुरल रबड़, ये रहा, देखो नेचुरल रबड़ का ये रहा फॉर्मूला जो आइसोप्रीन से हमने ऑब्टेन किया था। याद आ गया सभी को, यस मैम। तो वापस आते हैं क्योंकि अब इसका हम यूज करके वल्केनाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेचुरल रबड़ को, जिसको हमने आइसोप्रीन से ऑब्टेन किया था, वो कहता है रबड़ इज अ नेचुरल पॉलीमर एंड पोजेसेस इलास्टिक प्रॉपर्टीज। आपको पता है इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज इलास्टोमेरिक पॉलीमर। इलास्टोमेरिक पॉलीमर्स में क्या होता है, पॉलीमर चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बेटा यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो कैसी होती है मैम, वीक होती है, ठीक है। हाँ, these weak binding forces permit the polymer to be stretched, इनकी वजह से स्ट्रेचिंग होती है। A few crosslinks are introduced in between the chains which help the polymer to retract to its original position after the force is released। रबड़ में क्या होता है, ऐसे आप खींचते हो और फिर वो आपके ठप जाके लगता है ना, तो उसने ये सारा स्टेप यहाँ पे समझाया हुआ है। बात आती है नेचुरल रबड़ की, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। आप इसको कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर होता है, देखो सेकंड कार्बन पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है और इस तरीके से लिंकेज होती है। किसी को अगर नहीं याद, मैं दोबारा से बता देती हूँ भाई, आइसोप्रीन क्या था आपका, आइसोप्रीन क्या था, ये आपका आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर था, है ना। यहाँ पे आप क्या करते थे, डबल को सिंगल, सिंगल को डबल, तो यहाँ पे क्या आता था मैम, CH2 सिंगल CH3, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा CH3। क्या सभी को क्लियर है इतना, है ना। CH2 सॉरी, क्योंकि ये फर्दर आगे लिंक्ड होगा। तो ये आपका नेचुरल रबड़ है, ये आपका क्या है बेटा, नेचुरल रबड़ है। ध्यान से देखना क्या है, नेचुरल रबड़। अब वापस आते हैं इसी चीज पे, नेचुरल रबड़ कैन बी कंसिडर्ड एज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, जिसको 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन कहते हैं। आप यहाँ देख लो 2-मिथाइल, ठीक है, 1,3-ब्यूटाडाइन इसको बोलते हैं। इससे हमने इसको ऑब्टेन किया, हाँ जी मैम बिल्कुल किया। इसको हम सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन भी कहा करते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हुए वो कहता है वल्कनाइजेशन क्या होता है। बेटा वल्कनाइजेशन का आम भाषा में मतलब ये है भी आप वहां सल्फर की लिंकेज करा रहे हो। आम भाषा में आप क्या कर रहे हो भाई, आप सल्फर की लिंकेज करा रहे हो। क्या करवा रहे हो मैम, सल्फर की लिंकेज करवा रहे हो। तो नेचुरल रबर बिकम्स सॉफ्ट एट हाई टेम्परेचर एंड ब्रिटल एट लो टेम्परेचर। ठीक है, नेचुरल रबर के अभी वो कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है और वो ये भी बताएगा वल्कनाइजेशन करवाने के बाद क्या फायदा हो जाता है। ठीक है, तो देखना कहता है नेचुरल रबर सॉफ्ट हो जाता है हाई टेम्परेचर पे। ठीक है जी मैम, और ब्रिटल होता है लो टेम्परेचर पे। ठीक है, और shows a high water absorption capacity. It is soluble in non-polar solvent और non resisting होता है to the attack of oxidizing agent. इसकी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए हम वल्कनाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। अब वल्कनाइजेशन में हम सल्फर लिंकेज कराते हैं, सल्फर की क्रॉस लिंकेज करवाते हैं और बेसिकली जो डबल बॉन्ड होता है उनको तोड़ करके एक सल्फर से जोड़ देते हैं बेटा। तो वल्कनाइजेशन में सल्फर फॉर्म्स क्रॉस लिंकेज एट द रिएक्टिव साइट ऑफ डबल बॉन्ड एंड दस द रबर गेट्स स्टिफन्ड, तो वो स्टिफ हो जाता है, टाइटन हो जाता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर रबर अगर आपने ऑब्टेन करना हो तो 5% सल्फर का यूज करते हैं ताकि वो स्टिफ हो जाए, वो टाइट हो जाए, वरना तो वो स्ट्रेचेबल होगा ना। इसीलिए नेचुरल रबर को टाइट करोगे तो वो वल्कनाइज्ड रबर बन जाएगा। अब ये कैसे इसको लिखते हैं मैं आपको ये बता देती हूँ कैसे बना। बेटा पहले नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर लिखो। नेचुरल रबर मैम हमने अभी देखा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, हमने अभी ऑब्टेन किया। हाँ जी, ये हमने अभी बेटा नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर अगर आपने देखा हो तो ये नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर ऑब्टेन किया था, है ना। अब आपने पता क्या करना है, एक और ऐसा ही स्ट्रक्चर नीचे लिख लो यहाँ पे। ऐसा एक और इसके साथ में लिख दे, क्योंकि ये क्या रिपीटेटिव यूनिट्स है। ये क्या है बेटा, रिपीटेटिव यूनिट्स है। एंड सो ऑन है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसका इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। ठीक है, हमने क्या किया, इसके एक एक बॉन्ड को हटा दिया, इनमें अब हमने कर दिया सिंगल बॉन्ड। तो क्या किया, अब हमने अब इसके CH3 को ऊपर करके लिख दो, इसके CH3 को इधर लिख दो। यहाँ क्या होगा, इसके जब एक एक बॉन्ड दोनों का तोड़ा तो इनके बीच में कैसी लिंकेज आ जाएगी, सल्फर की लिंकेज आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, सल्फर की लिंकेज। तो ये वल्केनाइजेशन हो गया। ये क्या हो गया बेटा, ये वल्केनाइजेशन हो गया किसका, रबड़ का मैम। ये क्या हो गया, ये वल्केनाइजेशन हो गया किसका मैम, रबड़ का। जब आपने उनके डबल बॉन्ड तोड़ दिए नेचुरल रबड़ के और उनमें सल्फर की लिंकेज करा दी और यहाँ पे क्रॉस लिंकेज हो रही है। ठीक है, क्रॉस लिंकेज हो रही है, आप यहाँ चेक भी कर सकते हो। ये देखो, इसको ऊपर करके लिख देना क्योंकि इनका डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो इनके बीच में सल्फर की लिंकेज दिखा दोगे। ठीक है, डन है मैम। सिंथेटिक रबर की बात करते हैं तो सिंथेटिक रबर इज एनी वल्कनाइजेबल रबर, जैसे कि पॉलीमर होता है, विच इज केपेबल ऑफ गेटिंग स्ट्रेच टू ट्वाइस इट्स लेंथ, जो ट्वाइस ऑफ लेंथ अपना स्ट्रेच हो सकता है। However, it returns to its original position and size as soon as the external stretching force is released. जैसे ही इसका external force release कर दो तो वापस अपने साइज पे आ जाएगा। The synthetic rubbers are either homopolymers, या तो वो homopolymers होते हैं 1,3-butadiene derivatives होते हैं, या copolymer होते हैं 1,3-butadiene के और उसके derivatives के with unsaturated monomers। तो ये synthetic रबड़ के बारे में उसने आपको बता दिया। अब बारी आती है बेटा कुछ क्वेश्चंस की, और जो क्वेश्चंस मैं आपको एज अ होमवर्क देने वाली हूँ क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, स्ट्रक्चर बेस्ड था, तो मैं चाहती हूँ भी ये क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करें। ठीक है, इसका सोल्यूशन मैं पहले भी बता देती हूँ, इसका सोल्यूशन और जो पिछले चैप्टर्स हमारे हुए हैं उनके अंदर जो मैंने आपको होमवर्क सोल्यूशन दिया है सफल बैच में, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के एंड में सॉल्व करवा दूंगी 15 to 20 मिनट्स में। तो सभी लोग प्लीज होमवर्क को ट्राई करके आना, सभी क्वेश्चंस को ट्राई करके आना, देखते हैं कौन इजीली कर पाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं रीड करूंगी, देखना तुम्हें हंसी आएगी मैम, ये तो हमें पता चल रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन एज अ होमवर्क जो मैं आपको देने जा रही हूँ वो क्या आता है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। टेबल बनवा दिया भाई तुम्हें थर्मोसेटिक प्लास्टिक का, तो सीधा सीधा जवाब देना है इनमें से कौन सा एक थर्मोसेटिक प्लास्टिक है। ठीक है, ठीक है मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एज अ होमवर्क है वो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर पॉलीमर। अरे बाप रे मैम, ये तो और भी इजी है मैम, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का पढ़ा हुआ है हमारा, ये तो है ना, ये तो हम सीधा ही सही जवाब दे देंगे। बिल्कुल, चलो क्वेश्चन नंबर 3 आता है नेचुरल रबर इज विच टाइप ऑफ पॉलीमर। अभी नेचुरल रबर के बारे में पढ़ के हटे हैं, वो किस तरह का पॉलीमर है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन वैसे मुझे देना चाहिए, ये सीधा ही दे देती हूँ आंसर, इसको होमवर्क में मत करना क्योंकि ये तो कितनी बार आ गया, मत करना इसको। ठीक है, एडिशन पॉलीमर एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक रबर। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बताना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक रबर, सभी ने कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। ठीक है, लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर्स लिखती जा रही हूँ तो अब जवाब दे सकते हो। अरे बाप रे, ये तो अभी किया क्वेश्चन, नायलॉन 66 कैसे ऑब्टेन हुआ। हाँ जी बताओ, अभी किया, जस्ट अभी कुछ मिनट पहले ही इस क्वेश्चन को किया है। तो किसकी हेल्प से आपने नायलॉन 66 को ऑब्टेन किया। वेरी इजी, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन है। आंसर देखते हुए मुझे हंसी आ रही है, बट ठीक है। चलो
क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं. टेफलन इज अ पॉलीमर ऑफ विच मोनोमर. टेफलन किससे मिलकर के बना है? बहुत इजी है ये भी. एक हिंट दे देती हूँ, नाम खुद से लिख लेना. CF2 डबल बॉन्ड CF2. अब खुद से लिख लेना, ठीक है. चलो अगला क्वेश्चन. कैप्रोलेक्टम इज अ मोनोमर ऑफ व्हाट. कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर है? ये भी बेटा अभी जस्ट पढ़ के हटे हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत इजीली जवाब दे दोगे, ठीक है. तो ये मुझे खुद ही बता देना चाहिए. नाइलॉन 6 का होता है कैप्रोलेक्टम, जहाँ पे मैंने इस पे ये भी बताया था बेटा कितने कार्बन होते हैं, कितना नाइट्रोजन होता है, तो इसको ना ही करना, ये मैंने बता ही दिया. क्वेश्चन 8 बता दो. चलो ये तो ठीक है. नियोप्रीन इज अ पॉलीमर ऑफ व्हाट. नियोप्रीन इज अ पॉलीमर ऑफ व्हाट, है ना, ये बता देना, ठीक है. क्वेश्चन 9th वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड एज अ नॉन स्टिक कुकवेज. नॉन स्टिक कुकवेज में किस पॉलीमर का इस्तेमाल करते हो, यहाँ पे ही बताना है. तो होमवर्क में आपको मैंने दे दिया है. डू क्वेश्चंस गिवन इन क्लास. दूसरा होमवर्क पार्ट आपका ये है. ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच एंड एवरी पॉलीमर. ईच एंड एवरी पॉलीमर बेटा सभी के स्ट्रक्चर्स अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है. तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमारे लेक्चर्स रह गए हैं, ठीक है, जो कि CUET के सिलेबस में है बट दो बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है, तो वो हम कवर करेंगे, ठीक है. 1 बाय 1 आपको सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे. जैसे आपको पॉलीमर्स मिला है वैसे ही आपको बाकी के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे. एंड आई होप सो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी. तो आपने बस क्या करना है, आज जितना भी मैंने पढ़ाया है कोशिश कीजिएगा उसको टेबल फॉर्मेट में लिखिएगा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग से एंड तक लिखवाया है. उससे क्या होता है, चीज़ें बहुत अच्छे से याद होती है. आपका मेन होमवर्क ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना है, यूजेस NCERT से रीड करने, और इन क्वेश्चंस का जवाब जरूर आपने कमेंट सेक्शन में देना है. तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर विद योर नेक्स्ट चैप्टर, विद योर नेक्स्ट टॉपिक. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू, बाय बाय.